is it justified to give statin or gemfibrocil or all these anticholesterol medications to every patient? This is a big question. It's a, burning question around the globe. And the international conferences, there are actual debates going on. I have been witness some of these debates among the world renowned cardiologists, endocrinologists. One is talking against these statins, one is talking in the favor of, but it is just, let's see what the current evidence says about the use of these statins, what are the side effects, what are the uses, and where to use it rationale. And we definitely have a person this evening with us who uniquely qualifies. I must say that his verdict would be, really, really a take-home message for all of us. I mean, Dr. Naresh Khurana, who's the head of the cardiology department and consultant interventional cardiologist at Central Park Medical College. And we are really honored by his presence. He's always there. And I am very much sure that he's going to discuss something new with us, because all these, people who are online or who are in the hall, they have a very sound background of the pathophysiology of the diseases. So they are not only, well versed in doing these clinical practices, but they are also well versed. And in other words, they have their foundations very strong. So please welcome Dr. Naresh Khurana, one of the older friends, and not older in terms of age, but in terms of our relationship, which are, extended over the years. Stage is yours, sir. Assalamu alaikum. First of all, I'd like to pay thanks to all of you to call me here again. Thank you, sir, for calling me younger. Can I speak in Urdu, or should I continue in English? Okay. Let's say, because I do remember 8 years back when I was there in Singapore and attending the presentation. हमारी एक ट्रेनिंग थी जिसमें हमें बताया गया कि प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए. अच्छा, डिफरेंट मेथड्स हैं हर किसी के. उन्होंने कहा जी लोकल लैंग्वेज में जो प्रेजेंटेशन होती है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और ज्यादा समझ आती है. मुझे उनका ये पॉइंट अच्छा लगा. उससे पहले मेरा भी एक्सेंट थोड़ा अमेरिकन था, मुंह टेढ़ा करके बोलना. फिर मुझे समझ में आई नहीं, असल मकसद सीखना है. जैसे ताहिर साहब ने बताया, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे. सर नया तो कुछ है नहीं. तो हाइपरलिपिडीमिया में कुछ चीजें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा. हाँ, कंट्राडिक्ट जरूर हो सकती हैं. जैसे कॉन्फ्रेंसेस में हम भी ये देख रहे होते हैं. मैं 2 महीने पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था. हम 2 स्पीकर थे. मुझसे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने टोटल स्टैटिन के अगेंस्ट बोला, और इंटरेस्टिंगली उसके बाद मैं था और मैं स्टैटिन की फेवर में. ऑडियंस अगेन सस्पिशियस. व्हाट टू डू. बात है कि हम एविडेंस बेस की बात करेंगे. ये कोई मेरी बात नहीं है या अगले की नहीं है. हम एविडेंस बेस की बात करेंगे और हम ये बात करेंगे कि क्या करना चाहिए है, एविडेंस क्या कहता है. और उसके बाद कन्विंसिंग है, हम सब डॉक्टर्स हैं. बेहतर है हर चीज जो हम पढ़ रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं उसे कंफर्म किया जाए. हम सब के हाथ में एक गैजेट है, ये एंड्रॉयड. हम जो भी सुनते हैं, मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा एक बार उसे कंफर्म जरूर करें कि क्या जो अगला कह रहा है वाकई सही है. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं रेफरेंस के साथ बात कर सकूं. एक केस से स्टार्ट करते हैं. This lady came to my clinic. She's a 44-year-old female, non-diabetic, hypertensive, obese, and hyperlipidemic. The main concern of this lady was, डॉक्टर साहब मेरी चर्बी, खून की चर्बी कंट्रोल नहीं होती. मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा चुकी हूँ. मैंने कहा जी मेरे पास आने का मकसद, मैं तो इंटरवेंशनिस्ट हूँ. आई हर्ड अबाउट यू, तो आप जरा मेरे ये टेस्ट देखें और मुझे फिर बताएं. ये कुछ उसका ब्लड सैंपल कुछ इसी तरह का ही होता है जब भी ड्रॉ किया. और ये रिपोर्ट है. सॉरी, मुझे लैब नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो लैब का नाम नहीं दिखाना चाहिए था. बट आई एम कंसर्न विद दैट लैब, मेरे इंस्टीट्यूट के साथ हैं. लुक एट द ट्राइग्लिसराइड लेवल सर. अब ये तो बड़ी सम है बिल्कुल. अगर कोई जिसकी के भी ट्राइग्लिसराइड जितने हों उसे डरना भी चाहिए. अब वो स्टेटिन ले रही थी. मैं ताहिर साहब से एग्री करूंगा
अब ये पेशेंट स्टैटिन ले रही है, लेकिन उनके ट्राइग्लिसराइड नीचे नहीं आते, व्हाट टू डू? तो देन फर्स्ट हम कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसकी मैनेजमेंट पे आते हैं, फिर रिजल्ट्स भी आपको दिखाते हैं। सर ट्राइग्लिसराइड्स, स्टार्टिंग विद द ट्राइग्लिसराइड्स, हमेशा हम स्टैटिन की बात करते हैं। सो एज ताहिर साहब डिस्कस्ड कि व्हेन टू स्टार्ट फाइब्रेट्स, हम कब स्टार्ट करें? क्या हर पेशेंट जिसके ट्राइग्लिसराइड 150 से ज्यादा हों फाइब्रेट शुरू कर देने चाहिए? यूजुअली हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके ट्राइग्लिसराइड 300 है, वो फाइब्रेट्स ले रहे हैं, तो क्या उनको देने चाहिए? नंबर वन, व्हाट डोज शुड बी प्रिस्क्राइब्ड, उसकी डोज क्या होनी चाहिए? साइड इफेक्ट एंड हाउ टू मैनेज दी साइड इफेक्ट्स ऑफ फाइब्रेट्स, what are the contraindication and should the fibrate should be given in combination or not? In पाकिस्तान जो पब्लिश डेटा है शायद इससे ज्यादा हो, क्योंकि अभी तक पब्लिश डेटा है वो कहते हैं 25% ऑफ आवर पॉपुलेशन ट्राइग्लिसराइडीमिया की शिकार। हमारी पॉपुलेशन, इंडो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है इंटरेस्टिंगली, और हम बहुत सारी जगहों पे इसको मिसमैनेज करते हैं, सही तरह मैनेज नहीं कर पाते। सो हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, फर्स्ट वी हैव टू लुक, कोई भी पेशेंट आए कि रिवर्सिबल काजेस क्या है, फिर हमने ये देखना है कि इनहेरिटेड है या नहीं। अगर रिवर्सिबल काजेस हैं तो उन्हें ट्रीट करना चाहिए, उन्हें एड्रेस करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी मेडिकेशन। सो लाइफस्टाइल मेडिकेशन फॉर ऑल, सेम हियर, आपको डायबिटोलॉजिस्ट भी कहेंगे, हम कार्डियोलॉजिस्ट भी कहेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बॉडी वेट, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, डाइट एंड रिड्यूस सैचुरेटेड फैट एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। व्हेन आई एंटर्ड इन दिस रूम, ताहिर साहब बहुत बेहतर तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, और फैक्ट भी यही है। हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। लोग वाकई ये समझते हैं कि गुड़ खाने से और बाकी ब्राउन शुगर खाने से बेहतर होंगे। हम जब बात करते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की, तो दो चीज़ें मैं ऐड करूंगा, मैं जसारत चाहूंगा डायबिटोलॉजिस्ट के सामने बोलने की। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दो चीज़ें मैं ऐड करूंगा कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए हमारी बॉडी को। वो न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो सकती है, निशास्ते की फॉर्म में, वो प्रोटीन की फॉर्म में हो सकती है, और वो लिपिड की फॉर्म में हो सकती है। अल्कोहल हमारे यहाँ पिया जाता है, लेकिन शौकिया कोई भी डाइट के लिए नहीं पीता अल्कोहल। हमें ये बचपन से ही, जब से हम मेडिकल कॉलेज में हमें पढ़ाया जा रहा है, 1 ग्राम ग्लूकोज 4 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज, लिपिड 9 किलो कैलोरीज, और अल्कोहल 1 ग्राम 7 किलो कैलोरीज। सर हमें डाइट तो लेनी है, अब डाइट में लेना क्या है और किस फॉर्म में लेना है? क्या वजह है कि हम 40-50 साल पहले भी तो यही गंदम इस्तेमाल करते थे हमारे बाबा। दुनिया में कहीं जौ इस्तेमाल की जाती है कार्बोहाइड्रेट के लिए, कहीं गंदम इस्तेमाल की जाती है। हमारे इस रीजन में मोहनजोदड़ो से उठा ले गंदम इस्तेमाल किए जा रही। तब तो डायबिटीज इतना नहीं था, तब तो हाइपरलिपिडीमिया इतनी नहीं थी। सर वो गंदम इस्तेमाल करते थे चोकर के साथ, हम आ गए रिफाइंड आटे पे, उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। आप कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चीनी हो या रिफाइंड आटा हो, रिफाइंड मैदा हो, जब भी लेंगे उसकी कीमत हमारे जिस्म को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि एकदम कार्बोहाइड्रेट का सर्ज आता है। ताहिर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, एकदम कार्बोहाइड्रेट का सर्ज आता है, और उसकी वजह से इंसुलिन तेजी से रिलीज होती है, और इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, ये लिपिड को तोड़ने नहीं देती। यही वजह है कि हाइपरलिपिडीमिया है, जब भी होगी एनाबॉलिक है, हाइपरलिपिडीमिया भी इसी के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अगेंस्ट। फिर आते हैं ट्राइग्लिसराइड लेस देन 500, अगर किसी के हैं लेस देन 500 हैं, तो ओनली स्टैटिन इज रिकमेंडेड अलोंग विद दीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। यहाँ पे फाइब्रेट्स रिकमेंडेड। जब भी 500 से ज्यादा हो फिर रिकमेंडेड। ये बिल्कुल गलत है कि 300 किसी के ट्राइग्लिसराइड्स हैं तो उस पर भी शुरू कीजिए। हाँ, अगर एक पेशेंट के 500 से ज्यादा पे वो 5 और उसके रिड्यूस हुए हैं इस लेवल पे, इसका मतलब ये नहीं कि अब बंद कर देने चाहिए, उसको मेंटेनेंस पे रखना चाहिए। फिर LDL level should be within normal range. If triglyceride is still more than 200, then एक कैलकुलेशन फार्मूला जरूर होती है। अब चूंकि लैब्स कैलकुलेट करके दे देती हैं, तो हम उस पर कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेट नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल इफ अबव गोल एंड नॉन स्टैटिन ड्रग्स
to achieve the non-HDL level of HDL cholesterol. Hypertriglyceridemia की बात करते हैं फिर से. Keep triglyceride less than 150, preferably less than 100. Preferably. If triglyceride is more than 500, in that case, reduce the risk of pancreatitis. इसमें हम कर सकते हैं. Start non-statin drugs like fibrates, add statin, and fibrates के बाद हम even omega-3 fatty acids use कर सकते हैं. Cod liver oil बहुत अरसे से यूज हो रहा है, लेकिन इसमें omega-3 fatty acids की डोज कुछ चेंज है. ये है फिश लेवल में omega-3 fatty acid. हम हमेशा से कोजा पेंटाइनोइक एसिड, डोकोजा हेक्साइनोइक एसिड अब मार्केट में ये अवेलेबल हैं 1000 मिलीग्राम की फॉर्म में. जो इसकी रेंज है वो 3 to 4 ग्राम पर डे तक हम जा सकते हैं. मैंने लोगों को अक्सर देखा है, चूंकि महंगे हैं, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब एक कैप्सूल डेली लो. हमें अचीव करना है टारगेट. आप इवन उसका 1000 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है वो 4 तक जा सकते हैं. So moderate to severe elevation of the triglyceride, again fenofibrates या gemfibrozil along with nicotinic acid आप ऐड कर सकते हैं और omega-3 fatty acids. Massive triglyceridemia, fibrates with fish oil. Again, if triglyceride is less than 4, then a statin and triglyceride more than 4, a fibrates. Consider combination again fish oil and statins. ये कुछ guidelines हैं आगे. Now come to the our point. हम कार्डियोलॉजिस्ट क्यों परेशान है? अभी सर पूछ रहे थे कि क्या वजह है कि हर हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट खोलता जा रहा है, चाहे वो बड़े-बड़े हॉस्पिटल क्यों ना हो, हेल्थ कार्ड पे भी. सर का क्वेश्चन था. मैंने कहा उसकी वजह पैसे हैं. सर पैसे ऐसे नहीं आते. उनको समझ में आ गई है मार्केट में डिमांड है. दिल के मरीज बढ़ रहे हैं तो हमें ट्रीट करना है, तभी कमाएंगे. ये फार्मा वाले भी ऐसे ही हैं. जब डिमांड आएगी तभी ये इन्वेस्ट करेंगे. पाकिस्तान डायबिटीज में बढ़ेगा तो ये इंसुलिन बनाएंगे. अगर पाकिस्तान में डायबिटीज खत्म हो जाएगी तो इन्होंने बंद कर देना है, प्रोडक्ट ही बंद कर देना. यही हमारे साथ भी है. कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत तेजी से बढ़ रही है. ये नंबर 1 किलर है. ये पूरी दुनिया के लिए हेडेक है. जो 2019 का डेटा था, इवन अराउंड 18 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज. ये 2015 का डेटा है. सो एस्टिमेटेड अराउंड 18 मिलियन पीपल डाइड from the cardiovascular disease in 2019, representing 32% of the global death. उसके बाद रिफ्रेश अभी डेटा आना है क्योंकि बीच में कोविड आया था, उसकी वजह से डेथ काफी हुई. So over 3/4 of the cardiovascular deaths take place in low and middle income countries like us. हम जो है हमने बर्डन ज्यादा ले लिया सर. पहले ये अमीरों की बीमारी थी. या तो हम अमीर हो गए या बीमार हो गए. So India, Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan, 5th ग्लोबल पॉपुलेशन पूरी दुनिया की. बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर. हमारे यहाँ बहुत तेजी से कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़. ये स्लाइड में अक्सर दिखाता हूँ और बार बार दिखाता हूँ. लोग मुझसे कहते हैं क्यों? मैंने कहा जी प्रिवेंटिव पे तो हम बात करते नहीं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रिवेंटिव. इन पाकिस्तान कोरोनरी, ये पब्लिश डेटा है. तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्लेम्स अबाउट 250, 2.5 लाख से ज्यादा लोग पर ईयर डेथ हो जाती है. कोई न्यूज नहीं आती सर. और मेरा ये अंदाजा है कि ये भी फिर अंडर एस्टिमेटेड है, क्योंकि हमसे तो किसी ने डेटा लिया नहीं. मैंने लास्ट टाइम पीआईसी वालों से पूछा था कि आपसे डेटा किसी ने लिया था इसमें? उन्होंने कहा हमसे भी नहीं लिया. हैरत की बात है कि पीआईसी से नहीं लिया, शेख जायद से नहीं लिया, तो पंजाब का डेटा है कहाँ इसमें? तो बड़ी पॉपुलेशन तो पंजाब में बैठी हुई है. So in Pakistan, 30 to 40% of all death are due to cardiovascular diseases. So 1 out of 3 Pakistani dies of heart disease. 50 deaths per day. So all risk factor, again, controllable and uncontrollable. We all know gender, hereditary, race, age. Controllable में high blood pressure, diabetes, hyperlipidemia, smoking, decreased physical activity, obesity, stress and anger. So these are risk factor behind us. ये एथेरोस्क्लेरोसिस है जो हम कर रहे होते हैं. ये बड़ी अच्छी स्लाइड है जो मैं अक्सर दिखाता हूँ. इस पे एक जगह एतराज भी हुआ था. ये सर उनकी स्लाइड है जो नॉर्मल इंडिविजुअल, जिनको कोई तकलीफ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, इनका लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल है, इनको कोई डायबिटीज नहीं, कोई हाइपरटेंसिव नहीं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं, फिजिकली फिट. इनका इंट्रावास्कुलर, कॉर्नरी इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड किया गया. किसी ने कहा ये नंबर बहुत कम है. मैंने कहा जी पहली बात है कि नॉर्मल में परमिशन ही नहीं मिलती.
करना ही नहीं चाहिए था। ये तो फिर स्टडी के पर्पज से किया गया। लुक एट दिस, 13 से 19 साल के लोगों में 17% लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस है, इनको कोई कंप्लेन नहीं। 20 से 29 साल के लोगों में 37% लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस पाई गई। 30 से 40 साल के लोगों में 60% लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस है। और इसी तरह से आगे आप फिगर देखें, 40 से 50 के 71%, और जिनकी 50 साल से ज्यादा है 85% लोगों में। ये साइलेंट किलर लेके घूम रहे हैं, इनको कोई कंप्लेन नहीं, ये वॉक रेगुलर करते हैं, इनको कोई डायबिटीज नहीं, कोई हाइपरटेंसिव नहीं, कोई स्मोकिंग नहीं, फिजिकली फिट, मैंने कहा कोई ओबेसिटी नहीं। आइडियली इनका कोई टेस्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये साइलेंट किलर लेके घूम रहे हैं तो सर आप और मैं कहाँ हैं? हमारी स्क्रीनिंग कैसे होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी दिन भी कुछ भी हो जाए और डेथ हो जाए? कल मैंने 4 पेशेंट की एंजियोप्लास्टी की है, ये चारों के चारों पेशेंट 22 साल से कम उम्र के, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल 12 पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी की। हैरत की बात है, और कल मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा था, इतनी तेजी से चेंज आ रही है, मिक्स आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली मेल में ज्यादा है, लेकिन फीमेल में भी 18 साल की लड़की की एंजियोप्लास्टी की है मैंने, उसकी भी वजूहत हैं। सो एचडीएल एंड नॉन एचडीएल, एचडीएल और एलडीएल, एलडीएल को हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल को अच्छा कहते हैं, क्योंकि सर भाई साहब ने जैसे बताया ये सारी पैथोफिजियोलॉजी कोलेस्ट्रॉल की और लिपिड्स की पढ़ा दी गई है। एचडीएल वो है जो पेरिफ्री से कोलेस्ट्रॉल को कैरी करके लिवर तक लाता है और आगे एक्सक्रीट कर देता है। सर हम कोलेस्ट्रॉल बना तो सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, हमारी बॉडी उसे तोड़ नहीं सकती, उसे बाहर निकालना पड़ेगा, और वो बाइल के थ्रू ही निकले। कोलेस्ट्रॉल टूटता नहीं हमारे बॉडी। सो अगर किसी का एलडीएल सिर्फ 1 मिलीग्राम हम डिक्रीज करते हैं तो उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क सिर्फ 1% डिक्रीज होगा। और अगर किसी का एचडीएल हम 1 मिलीग्राम इंक्रीज कर दें जो फायदेमंद है, तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क बेनिफिट 3% है एज कम्पेयर टू उसके। और एचडीएल बढ़ाने का सबसे बेस्ट फार्मूला है एक्सरसाइज, कोई मेडिसिन नहीं, एक्सरसाइज। सो 10% रिडक्शन ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर किसी में अचीव हो जाता है, एंड 20% रिडक्शन ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल आफ्टर 3 years। ये बेनिफिट ऑफ लिपिड, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है, स्टडी थी कि बेनिफिट्स कितने हुए अगर कोलेस्ट्रॉल लोअर की जाए। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया अगेन जैसे डिस्कशन हो रही थी, कंसीडरिंग कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड फॉर आवर नॉर्मल रेंज बट एलिवेटेड लेवल आर बैड फॉर आवर हेल्थ। व्हाट शुड बी द टारगेट? लैब वैल्यूज, हर लैब की वैल्यू अलग डिफरेंट मिलेगी। आप जनरल कंसिडरेशन क्या है, गाइडलाइंस क्या कहती हैं? हो सकता है आपको ये सुनने में मिले, खास तौर पे हम कार्डियोलॉजिस्ट और एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की गाइडलाइन थोड़ी सी डिफर करती हैं, थोड़ी सी नहीं, कहीं कहीं डिफर करती हैं, उनके लेवल और हमारे लेवल डिफरेंट है। ये मुश्किल हो जाती है जनरल फिजिशियंस के लिए, और खास तौर पे मेरे जैसे प्रैक्टिशनर के लिए जो दोनों के साथ इन्वॉल्व, क्योंकि मैं हमेशा एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के साथ जरूर इन्वॉल्व रहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट रहता है, मेरी 80% पेशेंट डायबिटीज़ के। सो लिपिड प्रोफाइल हम ये अक्सर पढ़ते आए हैं, बॉर्डर लाइन, हाई रिस्क, डिजायरेबल, कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 200, ट्राइग्लिसराइड शुड बी लेस देन 150, एलडीएल शुड बी लेस देन 60 और 70, ये कहीं कहीं लिखा होगा, आप ये देखते होंगे। सर ये तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो बात हो रही है एलडीएल की, जो गाइडलाइन 2013 में आई थी, वो कहते थे आम आदमी जिसमें कुछ भी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है उनका लेस देन 190 होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है। ये एक गाइडलाइंस आई थी 2013 में, तो क्लासिकल 4 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया, और हम कोशिश करेंगे, अभी तक उन्हीं को है, उन्हीं में से डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल विद प्राइमरी एलिवेटेड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मोर देन 190, अगर किसी का 190 से ज्यादा है, उन्हें स्टेटिन देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, रिकमेंडेड है, अगर बाकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो। पाकिस्तान के फैक्ट्स डिफरेंट है सर। यूरोप में जिसका 200 से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल लेवल से ज्यादा है, उन्हें एमआई होता है, बट पाकिस्तान का कुछ डिफरेंट है। पाकिस्तान की जो पब्लिश स्टडी ये देखी गई कि जिनका 150 से भी ज्यादा है उन्हें एमआई हो रहा है। इंटरेस्टिंगली, डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, फिर मुझे क्यों हार्ट अटैक हो? हाइपरलिपिडीमिया नहीं होता, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस है। व्हाट टू डू, हम क्या करें?
हम ये कहेंगे जी गाइडलाइन कहती है क्योंकि 200 से ऊपर है तभी हम आपको स्टैटिन देंगे, अदरवाइज तो आप ठीक है, जब अटैक हो गया तो आ जाइएगा। तब तक तो 50% लोग तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते इस्केमिक हार्ट डिजीज के। दुनिया का डेटा है, हर जगह रेस्क्यू 1122 नहीं है सर पूरे पाकिस्तान में। 50% लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। जो 50% हॉस्पिटल पहुंच जाएं उनमें से भी 25% की पहले 24 घंटे में डेथ हो जाती है। बाकी 25% जो बच जाते हैं वो खुशनसीब हैं। तो बचाना कैसे है, लेवल डिफाइन करने पड़ेंगे जो पढ़ने। सो हाइपरलिपिडेमिया, how to manage hyperlipidemia, non-pharmacologically and pharmacologically, medication available to treat hyperlipidemia and new developments जो सर ने बात की हम उस पर भी बात करेंगे। स्क्रीनिंग फॉर हाइपरलिपिडीमिया की बात हो रही है, किनको स्क्रीन किया जाए किनको नहीं किया जाए। ये एक चार्ट है, हम इसे कम ही यूज करते हैं अनफॉर्चुनेटली। बार बार ये 2013 से वर्कशॉप्स हम भी करवा रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूँ कि ये होने चाहिए, सबके पास ये चार्ट होना चाहिए। ये एंड्रॉयड में ये बाकायदा है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वो डायबिटिक नहीं है, उनमें हाइपरलिपिडीमिया नहीं है। अगर हम उन्हें स्टैटिन शुरू करवाते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब जब मुझे हाइपरलिपिडीमिया है ही नहीं, आप मुझे स्टैटिन दे क्यों रहे हैं, मैं तो बंद कर दूंगा। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं, हम उन्हें स्टैटिन लिखते हैं, एमआई हो चुका है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने कोलेस्ट्रॉल लेवल करवाया था, तो मेरे फिजिशियन ने कहा जब तुम्हें कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो ये दवाई बंद कर दो, 20 रुपए की मेडिसिन क्यों ले रहे हो रोजाना। हम तो ये कह रहे हैं कि ये स्टैटिन उनको भी देनी चाहिए अगर उनमें 10 ईयर रिस्क मोर देन 7.5% से ज्यादा है। ये कैलकुलेटर है, ये बाकायदा स्टडीज हुई कि वो पेशेंट जिनमें रिस्क है 10 ईयर से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा, अगर 7.5 से ज्यादा रिस्क आ जाता है उन्हें भी स्टैटिन देनी चाहिए। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो प्राइमरी प्रिवेंशन में काम आती है। सो क्लिनिकल एवेल्युएशन, AHA recommends for screening for every 5 years beginning at the age of 20। जिसकी भी 20 साल से ज्यादा उम्र है, हर 5 साल बाद उन्हें अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लेना चाहिए। ये AHA की रिकमेंडेशन है। अब बात आते हैं स्केड्यूल फॉर स्क्रीनिंग। ये बार बार हर कोई पूछता है कि डॉक्टर साहब स्केड्यूल क्या बने, कब कब करवाएं, कब कब ना करवाएं। ये बड़ी अच्छी एक स्लाइड है, एनुअली स्क्रीनिंग फॉर ऑल अडल्ट्स इंडिविजुअल विद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। इनमें रिकमेंडेड है एवरी ईयर। चिल्ड्रन विद एडोलेसेंट, अगर किसी में भी फेमिलियर हाइपरलिपिडीमिया है, उनकी फैमिली हिस्ट्री है, और बच्चों में भी हाइपरलिपिडीमिया है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर कार्डियोवास्कुलर डेथ है, उनके वालिदैन में, उनके भाई बहन में किसी की भी डेथ वालिद की 55 साल से पहले हुई है या उसमें, तो उनमें ये स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए कि स्क्रीनिंग शुड बी डन फॉर एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल। ओल्डर पेशेंट अगर 16 ईयर से ज्यादा है तो एवरी 5 ईयर्स अगेन। adult with men and women for 20 to 45 years of age and women 20 to 55 years of age every 5 years again। इसी तरह से बाकियों में भी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज के हिसाब से ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। ओके, देन लिपिड लोअरिंग ड्रग्स की बात करते हैं। डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल हैं मार्केट में, स्टेटिन्स हैं, बाइल एसिड्स बाइंडिंग रीजंस हैं, फाइब्रेट्स हैं, अदर मेडिसिन जो अवेलेबल हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं कुछ नहीं हैं। स्टेटिन की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, which statin should is better, what dose should be prescribed, side effects of statin and how to manage, contraindication and follow up a patient on statin therapy, combination of statin and myths about this. So medication for hyperlipidemia internationally available and but still not marketed in Pakistan, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये एक हमेशा हमारे एक इंट्रोडक्शन रहती है लिपिड्स के बारे में। लिपिड के सर दो ही हैं, या तो आप खुराक में ले रहे हैं आपका जिस्म बना, जैसे मैंने कहा कि हमारा जिस्म लिपिड बना सकता है, हमारा जिस्म कोलेस्ट्रॉल बना सकता है लेकिन उसे तोड़ नहीं सकता। आपकी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, फर्स्ट ऑफ से हम पढ़ते आ रहे हैं, हार्पर बायोकेमिस्ट्री कहती थी 50% कोलेस्ट्रॉल आप खुराक में लेते हैं, 50% आपका लिवर बनाता है। और लिपिड हमारा जिस्म बनाता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी बनाता है। अगर आप किसी फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा भी ले रहे हैं तब भी लिपिड बने, वो स्टोर हो। तो एक्सोजीनस और एंडोजीनस लिपिड्स, चाहे एंडोजीनस और एक्सोजीनस हो यही रूट होंगे, और यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट इसी तरह ही होती है। एजिटामाइब बेनिफिट्स, ये सारी की एजिटामाइब का है, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। हम जब बात करते हैं स्टैटिन की,
तो स्टैटिन स्पेशली कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोकती है, ये बाकी लिपिड्स पे इतना असर नहीं करता, ये ट्राइग्लिसराइड्स पे इसका बहुत कम असर। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में स्टैटिन का रोल है, ये उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, लेकिन लिवर से जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसमें, जो आप खुराक में ले रहे हैं उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है सर। इसलिए हम ये कहते हैं पहले आपको खुराक में कम करना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि डॉक्टर साहब खाऊंगा मैं पाए लेकिन स्टैटिन लेता रहूंगा, तो फिर मैं ऐसे कहता हूँ पैसे मत जाया करें, क्योंकि आप अगर कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट देते रहेंगे किसी भी फॉर्म में, तो फिर स्टैटिन ने कितना कोई इफेक्ट डाल देना है। दूसरा स्टैटिन का इफेक्ट ये है कि इटसेल्फ ये ब्लड वेसल्स पे भी इफेक्ट करती है, इसको हम प्लियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अलावा भी ये ब्लड वेसल पे एक्ट करती है और ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल को ये जमने नहीं देती। नंबर वन, अगर फाइब्रोटिक कैप बनी हुई है एथेरोस्क्लेरोसिस को, तो ये उसको स्टेबलाइज करती है। फाइब्रोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, यही वजह है कि सीआरपी लेवल इनमें ज्यादा था। जो स्टडीज हुई स्टैटिन जब हम देते हैं तो सीआरपी लेवल कम होता है, ये स्टेबलाइज करती है, एंटी थ्रोम्बोटिक है, एंटी फाइब्रोटिक है। यही वजह थी कि स्टैटिन को फिर रिकमेंड किया गया हर वो पेशेंट जिनमें कभी भी इंजाइना हो, हर वो पेशेंट जिनकी कभी एंजियोप्लास्टी हुई हो, हर वो पेशेंट जिनका कभी बाईपास हुआ हो, या इवन उनको टीआईए हुआ हो, एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हो या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में हो, इनमें हमने एलडीएल लेवल को ट्रीट नहीं करना, हमने यहाँ पे स्टैटिन देनी ही देनी। वहाँ सिर्फ हम एथेरोस्क्लेरोसिस के प्लियोट्रोपिक इफेक्ट को कर रहे हैं। यही गलत फहमी है हमारे यहाँ। लोग ये समझते हैं कि मेरा एलडीएल लेवल ठीक है तो मुझे स्टैटिन लेने की जरूरत नहीं। किसी भी पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो चुकी हो, बाईपास हो चुका हो, स्टंटिंग हो चुकी हो या एथेरोस्क्लेरोसिस हो, टीआईए हो, उन्हें लाइफ लॉन्ग स्टैटिन लेनी पड़ेगी। यही रिकमेंडेशंस है। जो इसमें स्टैटिन रिकमेंडेड है लेवल के हिसाब से, अगर मोर देन 50% एलडीएल हमारा डिजायर्ड है डिक्रीज करने के लिए, तो सिर्फ 2 स्टैटिन रिकमेंडेड है, एटरवा एंड रोज़ोस्टैटिन, और उसकी भी डोज है। प्रिस्क्राइबिंग सब ऑप्टिमल डोज ऑफ स्टैटिन इज अ क्राइम, शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब सब ऑप्टिमल डोज, लेवल अचीव करना मकसद। तो वहां पे एटरवा की जो डोज है वो 40 to 80 मिलीग्राम है और रोजवा की जो डोज है वो 20 to 40 मिलीग्राम। सो ये कंपैरिजन था रोजोस्टैटिन का विद अदर स्टैटिन्स। ये सेटलर स्टडी थी, उसका कंपैरिजन है कि कौन सी स्टैटिन दी जाए। लुक एट दिस, यहाँ पे अगर आप लेवल देखेंगे, इवन एटरोस्टैटिन का 40 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम ऑफ रोजोस्टैटिन के भी इक्वल नहीं। इसका एज हमेशा से ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी स्टैटिन्स। स्टैटिन शुड बी गिवन एट व्हाट टाइम? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रात के टाइम ज्यादा होती है, तो जो शॉर्ट एक्टिंग स्टैटिन्स हैं वो रात को देने चाहिए, जो लॉन्ग एक्टिंग स्टैटिन्स हैं वो 24 घंटे में किसी वक्त भी दिए जा सकते हैं। ऐसी कोई बात, किसी वक्त भी दिए जा सकते हैं। सो इंटरेक्शन अगेन बाकी मेडिसिन के साथ, जब भी हम स्टैटिन प्रिस्क्राइब करते हैं, अक्सर पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब जिस्म में दर्द ज़्यादा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं दे रहे बजाय स्टैटिन होल्ड करने के, जो उसके इफेक्ट को, इंटरेक्शंस को इफेक्ट कर रही है और वहाँ से माइल्जिया काज कर। सो एडवर्स इफेक्ट, हेपेटोटॉक्सिसिटी, मायोपैथी, जीआई अपसेट एंड हेडेक। सो लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट possibly lifelong up to the 75 years of age, and follow-up investigation, lipid profile, LFTs and possibly CK. न्यू ऑनसेट डायबिटीज की अक्सर बात की जाती है, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं। रोजोस्टैटिन की बात की जाती है, वो मिनिमम एपी हीमोग्लोबिन A1C में रेज जरूर करती है, लेकिन उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन A1C रेज। ओके, हम बात करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ लिपिड प्रोफाइल की। हमने बात कर दी है माइल्जिया को, हाउ टू ट्रीट माइल्जिया। इसमें 2 चीजें जरूरी हैं, कंट्राइंडिकेशंस। 3 कंट्राइंडिकेशंस जरूरी हैं। एक, प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेट, अगर कोई हाइपरलिपिडेमिक है भी तो प्रेगनेंसी में स्टैटिन शुड बी होल्ड। द सेकंड, सीपीके अगर किसी का मोर देन 5 टाइम्स हो और एएलटी मोर देन 3 टाइम्स हो, इन दैट कंडीशन स्टैटिन शुड बी होल्ड। बियॉन्ड स्टैटिन हम बात कर रहे हैं एफिकेसी ऑफ स्टैटिन। बहुत सारी जगहों पे हो सकता है कि आपके पास पेशेंट्स आए, जैसे मैंने पहला केस आपको प्रेजेंट किया, वो ये कहते हैं कि हम स्टैटिन ले रहे हैं डॉक्टर साहब, एलडीएल लेवल अचीव नहीं हो रहा, नंबर 1। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि डॉक्टर साहब मैं तो स्टैटिन 20 मिलीग्राम आपने दे तो दी,
लेकिन मुझे सिवियर माइल्जिया है, मैं तो चल फिर नहीं सकता, मेरी जिंदगी हराम हो। व्हाट टू डू? एलडीएल लेवल तो फिर भी अचीव नहीं हुआ। इन दैट कंडीशन नाउ वी शुड कंसीडर द कॉम्बिनेशन थेरेपी। हमें टॉलरेटेबल डोज देनी है इसमें, वो चाहे 10 मिलीग्राम तक दी जाए, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन पे फिर आना पड़ेगा क्योंकि एलडीएल गिराना है। सो कॉम्बिनेशन थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती हैं आगे PCSK9 जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, और इज़िटामाइब ये अवेलेबल है। अब कॉम्बिनेशन ये मौजूद हैं, आप इज़िटामाइब के साथ इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ये वो स्टडीज़ हैं जो PCSK9 और इस पे हैं। ये 4 स्टैटिन ग्रुप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि मुझे एक आ गया था ये डायबिटीज़ का कोर्स है और इसमें स्पेशली डायबिटीज़ के लिए डिस्कस करना है। लास्ट नाइट एज़ यूजुअल और आज सुबह भी बैठ के मैं फिर कोई नया आर्टिकल ढूँढ रहा था, कोई नई स्टडी ढूँढ रहा था कि कुछ तो नया हो जो मैं प्रेज़ेंट कर सकूँ। अभी तक कुछ सर डायबिटीज़ के लिए भी सेम गाइडलाइंस। अभी तक आते हुए आधे घंटे पहले तक भी कोई नया आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ। तो सिंपल 4 स्टैटिन ग्रुप्स अगेन, इंडिविजुअल विद अ क्लिनिकल एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, acute coronary syndrome, history of myocardial infarction, stable or unstable angina, coronary और other arterial revascularization, चाहे वो पेरिफेरल हो, रीनल आर्टरी हो, कैरोटिड आर्टरी हो, किसी फॉर्म में भी पेशेंट को कभी भी स्ट्रोक हुआ हो, TIA पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज एंड presumed to be atherosclerotic cause without any न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। ये वो पेशेंट है जिनमें LDL लेवल हम ट्रीट नहीं करते सर। विदाउट कंसीडरिंग एनी लेवल ऑफ LDL, statin should be prescribed. Now comes to the LDL level. सेकेंड ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी 40 से ज्यादा उम्र हो, अगर उसका मोर देन 190 है LDL लेवल, स्टैटिन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। अब डायबिटीज पे आते, इंडिविजुअल विद द एज ऑफ 40 to 75 और विद डायबिटीज, यहां पे हमारा टारगेट सर चेंज है। यहां हम 190 को ट्रीट नहीं करते, यहां पे टारगेट है लेस देन 70। अगर उसका 70 से 190 के बीच में भी है तब भी स्टैटिन फुल डोज में दे, यही रिकमेंडेशन। ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन की हम बात कर चुके हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस जब हम बात करते हैं इन ओल्डर इंडिविजुअल्स, अक्सर लोग कहते हैं जी बूढ़े लोगों को नहीं लिखना चाहिए, लास्ट टाइम हमने लेक्चर सुना था 75 से ऊपर नहीं देना चाहिए। इस पे रिजर्वेशन जरूर है, लेकिन जहां पे भी इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, LDL लेवल रेज्ड हो, वहां पे स्टैटिन देनी चाहिए। उसका रीजन है, लुक एट दिस, प्री प्रोसीजर हम स्टैटिन थेरेपी इन द एंजियोप्लास्टी, मैनेजमेंट विद डिसलिपिडीमिया इन वुमेन, अभी बात हुई प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड, अदरवाइज वी हैव टू कंटिन्यू। लो HDL कोलेस्ट्रॉल, never ever try to treat low HDL cholesterol with medication. एक ड्रग आई थी टोर्सेट्रापिन, दुनिया में बड़ी पॉपुलर हुई, लोगों ने लिखना शुरू किया, HDL लेवल 70 पे चला गया, लेकिन एथेरोस्क्लेरोटिक काजेस बढ़ गई, डेथ बढ़ना शुरू हुई। नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, वो एबनॉर्मल था। अब हम HDL को मेडिसिन से बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, हम यही कहते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान इज द PCSK9, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। इसकी डोज जो है वीक के हिसाब से होती है, हैवी ट्वाइस अ वीक। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ हम उन पेशेंट्स में अभी तक लिख रहे हैं जिनमें डिस्पाइट स्टैटिन इज़िटामाइब LDL लेवल अचीव नहीं हो रहा है या बार बार वो MI के साथ आ। अब हमारे एक पेशेंट हैं जिनको हम 40 मिलीग्राम रोज़ोवास्टैटिन दे रहे हैं, इज़िटामाइब दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट ने तीसरी मरतबा MI के साथ प्रेजेंट किया 1 साल के अंदर। 1 साल पहले उनकी एंजियोग्राफी हमने की, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी 50% ब्लॉक थी, LED 90% थी, LED में हमने स्टेंट डाल दिया, सर्कमफ्लेक्स 50% ब्लॉक थी, RCA नॉर्मल थी, वी जस्ट लेफ्ट इट। 3 महीने पहले वो दोबारा उनको MI हुआ, पता चला सर्कमफ्लेक्स 90% ब्लॉक हो गई डिस्पाइट स्टैटिन थेरेपी। रिसेंटली उनको RCA उनकी ब्लॉक हुई डिस्पाइट स्टैटिन थेरेपी। ये वो पेशेंट हैं जो इस इंजेक्शन के कैंडिडेट, इनमें हमने हर सूरत में लाइफ सेव करनी। सो ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आती, बैकग्राउंड ऑफ PCSK9। सो प्रोपोर्शन
ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इनहिबिटर्स, ये इसकी डोज है। Initial dose 75 milligram subcutaneously every 2 weeks, then maximum dose is 150 milligram subcutaneously for every 2 weeks. Bempedoic acid internationally available है. I have seen with some patients internationally वो लेके आए थे, पाकिस्तान में ये नहीं है, अभी तक ये नहीं है. So LDL target myths about the statin, and let's now discuss what should be the target. High risk goals, LDL should be less than 100. 2 or more risk factors अगर किसी में है, और 10-year risk of 10 to 20% है, और डायबिटीज हो, CKD हो, और moderate same goals add of the high risk, यहाँ पे भी हम less than 10% यूज, very high risk goal less than 70%. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इस एक स्लाइड को भी अगर आप सेव कर लें तो हम इसका आंसर कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं अगर तो LDL लेस देन 70 किन में रखा जाए, ये फॉर वेरी हाई रिस्क ग्रुप है, लेस देन 100 फॉर जस्ट हाई रिस्क ग्रुप, लेस देन 115 फॉर moderate risk, and less than 190 for low risk group. बट अब बात यहां पे भी आता है, हम तो 55 से भी नीचे ले जाते. ये वो पेशेंट है जो एक्सट्रीम हाई रिस्क, ये वो पेशेंट है जिनमें प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, इंक्लूडिंग अनस्टेबल एंजाइना इन पेशेंट आफ्टर अचीविंग LDL ऑफ लेस देन 70. अगर किसी में हम LDL 70 कर भी लें और फिर भी उसे MI हो रहा है, फिर भी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, इन दैट कंडीशन हमें 55 से नीचे ले जाना पड़ेगा. ओके, so lower is better. More aggressive lowering of the LDL cholesterol to 50 milligram per deciliter or less. Significant reduction in atheroma volume in cardiovascular events. No increase in cancer, hemorrhagic stroke, non-cardiovascular death, or neurocognitive dysfunction with a very low LDL cholesterol while observed. ये बार बार सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल तो हमारे लिए जरूरी है, आप कम क्यों कर रहे हैं? हमारा दिमाग पर काम नहीं करेगा, हमारे हार्मोन नहीं बनेंगे, हम मर्द नहीं, औरत नहीं रहेंगे. लास्ट टाइम मैं जॉर्डन में था, तो वहाँ पे मेरा ये लेक्चर था, वहाँ जॉर्डिनियन बोर्ड की एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कहा आप तो फिर इनफर्टिलिटी काज कर देंगे. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है. तो फिर आगे आते हैं, पब्लिश डेटा की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल फिजियोलॉजी की बात की. तो कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए ज़रूरी है, कुछ हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी है. तो नॉर्मल अडल्ट टिपिकली सिंथेसाइज अबाउट 1 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर डे. So can LDL cholesterol to be too low? Possible risk of extremely low LDL cholesterol. ये published हुई थी. Even 12.5 LDL भी अगर किसी का पहुंच जाए, would not still provide adequate amount of the LDL cholesterol to ensure ample uptake of cholesterol. ये बात हुई थी 25 पे भी किसी का हो, have been considered the lowest threshold for the protocol mandate discontinuation of the cholesterol lowering therapy. 25 पे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं ओके, हम 40 पे इसको बंद कर दें. अगर 40 से किसी का कम आया तो हम कर देंगे एक्सट्रीम हाई रिस्क ग्रुप के लिए, नॉट 25. Cardiovascular benefits of the lowering LDL cholesterol below 40. Again, published data. Look at this, ये American College of Cardiology का data है. Nevertheless, a key question is the whether there is evidence of continuing clinical benefits of lowering LDL cholesterol below 40. ये क्वेश्चन जरूर रहता है, लेकिन 40 तक भी हम जा सकते हैं, 40 तक ऐसे नहीं. Again, effect of low cholesterol on steroid hormone, vitamin E level. कोई लेवल का डिफरेंस नहीं था. Again, 2 LDL values less than 40, then statin should be hold or reduced. Extreme low LDL cholesterol are uncommon with the statin therapy, except with the baseline LDL cholesterol is low and LDL cholesterol lowering potency is high. ये पेशेंट था, 16,000 से ज्यादा पेशेंट थे enrolled in the justification for the use of statin in prevention and intervention trial evaluating rosuvastatin, Jupiter trial. Treatment with the rosuvastatin 20 milligram daily, lowering LDL level to 30 milligram per deciliter. No difference in myalgia were reported in Jupiter participants with an on trial LDL level of 30 milligram per deciliter.
बात आ रही थी कॉग्निटिव डिसफंक्शन की। ये एक मास स्टडी हुई थी ओल्डर पेशेंट में, किसी में भी कॉग्निटिव डिसफंक्शन कोई रिकमेंड नहीं किया गया, कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। So again, concerned with the that low LDL alters the cognitive function, is challenge in novel analysis. Data do not support the low LDL as a cognitive risk factor. Medication for hyperlipidemia. Summary. HMG CoA reductase inhibitor statin by itself. इसका सिंपल सा एक फार्मूला जो स्टूडेंट लाइफ से हम याद करते आ रहे हैं, अगर स्टैटिन है तो ये याद रखिएगा, स्टैटिन 70% एलडीएल पे इफेक्ट करती है, 30% टीजीज। फाइब्रेट्स उल्टा है इसके लिए। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट ignored part is the healthy diet, regular exercise and weight loss and smoking, quit smoking. मैग्निफिकेंट 7 की हम बात करते हैं हर जगह, प्राइमरी के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, नो टोबैको, फिजिकल एक्टिविटी, बीएमआई शुड बी लेस देन 23, हेल्दी डाइट, एलडीएल शुड बी 100, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए है, बीपी शुड बी द नॉर्मल रेंज लेस देन 120/80 एंड फास्टिंग ग्लूकोज शुड बी लेस देन 100. So that's the lifestyle modification, not like this. वॉक करनी है, कहते हैं जी कुत्ता रख लेते हैं अंग्रेज, वो चलाता है, तो इस तरह नहीं। वी हैव टू रीशेप आवर बॉडी। क्या खाना है क्या नहीं खाना, इससे पहले आपको काफी कुछ बता दिया गया है। हम दुनिया में सेकंड नंबर पे आते हैं ट्रांस फैट्स खाने में। पाकिस्तान में ट्रांस फैट्स ज्यादा खाए जाते हैं। मोस्ट मार्जिनीज, वेजिटेबल शॉर्टनिंग, पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, डीप फ्राइड चिप्स एंड मैनी फास्ट फूड्स एंड मोस्ट कमर्शियल एंड बैड फूड्स, ये ट्रांस फैट्स में हैं जो एलडीएल लेवल रेज करते हैं। गुड फैट एंड बैड फैट, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, देन ईट इट। गोश्त खाएं चर्बी निकाल। आजकल दुम्बा कढ़ाई का फैशन ज्यादा है, लोग बड़े शौक से खाते हैं। मैं पिछले दिनों इलियास कढ़ाई दुबई पे गया, तो वहाँ पे मैंने कहा मेरी रोजी रोटी है। कहते आप इनको रोकते क्यों नहीं? मैंने कहा कार्डियोलॉजी ग्रो करेगी, आने दें। और हो रही है। पख्तूनों में सर पहले इस्केमिक हार्ट डिजीज नहीं मिलती। हमारे यहाँ पाकिस्तान की खूबसूरती है, यहाँ पे मल्टी रेशियल मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, हर रेस के आपको लोग मिल जाते हैं। बलूचिस्तान में आपको मंगोल नस्ल के हजारे मिल जाते हैं। आप कराची की तरफ जाए, लियारी में आपको नेग्रोस मिल जाते हैं। आप स्टडी बहुत अच्छी कर सकते हैं, इतना डेटा हमारे यहाँ इकट्ठा हो सकता है। हम तो मल्टी रेशियल। हैरत की बात है, पख्तूनों में ये स्टडी थी कि कम पाई जाती थी इस्केमिक हार्ट डिजीज। ऐसा क्या हुआ कि सर अब पेशावर चले जाएं, वहां पे दिन के 2-2 हजार स्टंट डल रहे हैं। ये सच कह रहा हूं मैं। अब मैं पेशावर जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक कॉन्फ्रेंस पे, वहां पे डेटा प्रेजेंट होगा पेशावर कार्डियोकॉन का। कैन यू इमेजिन दैट वहां पे एक इंस्टीट्यूट के अंदर 500 से ज्यादा स्टंट डल जाते हैं? ऐसा क्या हो रहा है उनके? हमें तो चलो समझ में आ गया कि पंजाब में हम सारे जो है ना, वो शायद एक्सरसाइज वगैरह छोड़ के गाड़ियों पे आ गए। उनके यहाँ तो ये नहीं था, कुछ चेंज उनमें भी आया। तो फैट कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट जरूर कर रही है। क्या खाएं क्या ना खाएं, एक ही स्लाइड पे बड़ा खूबसूरती से है। मानो पॉली अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स। पेशेंट के लिए याद करना मुश्किल होगा, इसलिए ये चार्ट मैं अक्सर अपने क्लिनिक पे लगाता हूँ और पेशेंट्स को भी देता हूँ। क्या खाना है क्या नहीं खाना, बहुत ही आसान है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो है, ये एलडीएल लेवल लो करती हैं, एचडीएल लेवल बढ़ाती हैं। इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं, ऑलिव ऑयल, ऑलिवर्स, कैनोला ऑयल, पीनट्स, कैश्यू नट्स, आलमंड्स एंड मोस्ट अदर नट्स एंड एवोकाडो। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ये भी बेनिफिशियल हैं, एलडीएल लेवल लो करती हैं, रेज करती हैं एचडीएल लेवल। कॉर्न, सोयाबीन, सनफ्लावर एंड कॉटन सीड ऑयल एंड फिश बाय इटसेल्फ। फिश वो नहीं जो फार्म की है। अगर कभी आप फार्म वाली फिश खा के देखें, उसमें चर्बी ज्यादा होगी। मछली वो जो पानी में तैरती हो, पड़ी ना रहे। मछली में चर्बी का क्या काम, ये हमें से डिफाइन करना पड़ेगा। सैचुरेटेड फैट्स, नाउ द बैड फैट्स अगेन, होल मिल्क, बटर, चीज एंड आइसक्रीम एंड रेड मीट, चॉकलेट बाय इटसेल्फ अगर उसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा है, कोकोनट एंड कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल, एग यॉक एंड चिकन स्किन बाय इटसेल्फ, ये एलडीएल लेवल बढ़ा रहे हैं। ट्रांस फैट्स का भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये नहीं लेने चाहिए। ये एक स्टडी थी। अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर साहब थूम खा लूं, गार्लिक खा लूं, उसका फायदा होगा?
करंट मेडिसिन हम CMDT पढ़ते आ रहे हैं सर। पहले पुराने एडिशन में मुझे याद है उसमें गार्लिक का जिक्र था, लेकिन उन्होंने कहा जी कोई स्टडी शो नहीं करती गार्लिक का कोई फायदा होता है, गॉड नोज बेटर। ये एक स्टडी थी, अभी अभी एक रिसेंट ट्रायल आया था, बल्कि अभी मैं आने से पहले ही इसको इजिप्शियन कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुआ था, ये मैंने स्लाइड ऐड की। इन्होंने कंपेयर किया, लुक एट दिस, रोजोस्टेटिन को प्लेसेबो के साथ, फिश ऑयल के साथ, सिनामिन, गार्लिक, टर्मेरिक एंड बाकी कुछ चीजों के साथ। सर कोई सिग्निफिकेंटली स्टैटिन रिमेन्स ऑन हायर साइड। हम जितने भी तजर्बे कर लें, गार्लिक लेते हैं, लेते रहें। मैं कहता हूँ थूम खाने में कोई अर्ज नहीं, पहले ही हमारी खुराक में होती है, शायद आपको फायदा हो, लेकिन मैं इसे अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं वर्बली बता सकता हूँ आपको खाना चाहिए। आप फाइबर किसी फॉर्म में भी लें। थोड़ी देर पहले सवाल किया जाता था सब्जियां खाने में, आप फाइबर लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए, किसी फॉर्म में भी लें, वो आपको फायदा देंगे। फाइबर्स की टाइप्स हैं, डाइजेस्टेबल फाइबर्स एंड नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स। जो नॉन डाइजेस्टेबल हैं, सेलुलोज को हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते, हमें कुदरत ने सेलुलोज एंजाइम दिया ही नहीं है, जानवरों को दिया है। शुक्र है हमें नहीं दिया, वरना तो हमने तो रोड के पत्ते भी खा जाने। लेकिन ये हमें पत्ते फायदा पहुंचा रहे हैं, ये सेलुलोज हमें फायदा पहुंचा रहा है। वो इस फॉर्म में कि ये बाकायदा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रिड्यूस करता है, लिपिड को एब्जॉर्ब होने से भी रोकता है, और बाकी इंटेस्टाइनल बेनिफिट्स में भी हैं, कोलोनिक कैंसर कम करता है। जिस दिन चौकर की रोटी आप वापस ले आए सर गंदम के आटे के साथ, आपके हाइपरलिपिडीमिया और ग्लूकोज के तो जाहिर सा बेहतर बताएंगे डायबिटीज पे क्या इफेक्ट है, लेकिन हाइपरलिपिडीमिया पे जरूर फर्क पड़े। आप चौकर की रोटी वापस ले आए, रिफाइंड आटे को खत्म करते हैं। हम एशियंस मुश्किल है गंदम छोड़ें, मीठा गंदम ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। और आते हैं सर लास्ट जो हमने स्टार्ट किया था, पहला केस जो मैंने प्रेजेंट किया था, लुक एट दिस, द ट्राइग्लिसराइड लेवल जब वो प्रेजेंट की थी मेरे पास और फॉलो अप पे जब आई हैं 566, अगर आप डेट को कंपेयर कर सकें तो फिर देख लीजिएगा देयर वर इंटरवेंशन, और ये तमाम जो उसकी ट्रीटमेंट मैंने की थी वो इन्हीं स्लाइड्स की बेस पे। सो पिल्स एंड सर्जरी सारे करवाने के लिए तैयार हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मुश्किल होता है, ये मैं अक्सर स्लाइड्स दिखाता हूँ। लाइफ इज नॉट अबाउट द फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट द क्रिएटिंग योरसेल्फ। दैट्स मी इन माय कैथ लैब विद माय क्रू। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Dr. Naresh. और मेरी जो 6 माह के ऊपर मुहित बातें थी, पहले हम जरा ऑडियंस से जरा राय ले लें कि डू यू स्टिल फील कंफ्यूज्ड और यू फील दैट यू आर कंफर्टेबली प्लेस्ड आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। आज हम ज्यादा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे क्वेश्चन आंसर पे, रीजन बीइंग कि ये हमारा आज का जो लास्ट मॉड्यूल है, तो इस पे हम थोड़ा सा टाइम इसलिए ज्यादा लगाएंगे। अब हमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करनी, वी हैव सक्सेसफुली डन विद दैट। तो डू यू फील दैट जो हमने पीछे 5-6 माह पढ़ा और आज अगर किसी को उससे कोई एम्बिग्युइटी है तो बात कीजिए। नहीं, हाँ, लेकिन उससे पहले आप ये सोचें जितनी देर में, तो मेरे साथ उन्होंने काफी गजब का काम किया है। तो यहाँ बैठे बैठे जब तक आप सवाल सोच रहे हैं तो हाँ जी, उस हिसाब से तो इन्होंने मेरे साथ पता क्या किया है कि बेटा आप जरा रास्ते से हटिए, तस्वीरें बहुत हो गई, ठीक है जी। इन्होंने मेरे साथ ये किया है यार, 2-4 अपनी भी एक दूजे दियां ला लो जा। उधर बर के तपा रख दी, तसव्वुर में मेरी हस्ती गजब के दरमियान रख दी। ये किसने शाखे गुल लाकर करीबे आशियां रख दी, कि मैंने शौके गुलबोसी में कांटों पर जुबान रख दी। मेरे सीने में दिल रखा, मेरे मुंह में जुबान रख दी, जहां रखने की जो थी चीज कुदरत ने वहां रख दी। दुआ जब बेअसर ठहरी तो फिर हुक्म दुआ क्यों था, और मेरी बातों से नफरत थी तो क्यों मुंह में जुबान रख दी। बिल्कुल भी नफरत नहीं थी। नहीं, आपको नहीं अच्छा, मैं शेर के बदले अगर मैं शेर कह दूं, हाँ। वो
सर वो बेसिकली हम भी अदबी बंदे ही थे, गलती से साइंस में आ गए। तो वो फैज का एक शेर था, है तो इनकलाबी शेर। तो वो कहते हैं ना कि मत्ता लो कलम छिन गई तो क्या गम, कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां, वाह जी। जुबां पे मोहर लगी है तो क्या, ये रख दी है हर एक हल्का झीर में जुबां मैंने। सर यही काम हम करते आ रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अच्छा पहली बात तो ये मैं कह दूं कि जब हम ये डिस्कशंस करते हैं, मैं पहले बात शुरू में बता दूं, हम सब एक दूसरे के लिए बहुत मोहतरम काबिल एहतराम है, लेकिन हमेशा बात याद रखिएगा कि अगर आपने किसी भी तरीके में तरक्की करनी है, खासतौर पे मेडिकल साइंस में, तो हमारे साथीज़ा ने ये सिखाया हुआ है कि आप किसी भी शोबे में तरक्की तब करेंगे जब आप इस काबिल होंगे कि मुरव्वजा असूलों को चैलेंज कर सकें। अच्छा, चैलेंज करना किसी की बेअदबी नहीं होती, किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं होता। दैट्स द वे वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो स्टैटिन के ऊपर चूंकि बहुत ज्यादा फोकस किया गया, हिस्ट्री वाइज दुनिया में पहली स्टैटिन सर आई थी 1987 में इन द फॉर्म ऑफ लोवास्टैटिन। और ये वही ईरा है जब हमने लो फैट डाइट की जो तहरीक चली, तो ये वो ईरा है। एंड वी पुट ऑल आवर एग्स इनटू दैट वन सिंगल बास्केट कि हमने अब जो है ना ये फैट नहीं लेना। और अभी भी आखिरी जो स्लाइड थी मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी, जहां इन्होंने कहा कि गोश्त में से चर्बी को उतार कर खाएं। द रीजन बीइंग, दुनिया में कोई प्रोटीन फैट के बगैर नहीं आती नेचुरली। कोई फैट मुझे बता दें जो कि दुनिया में कोई प्रोटीन बता दें जो फैट के बगैर आती हो। मिल्क ले लें, किसी किस्म का गोश्त ले लें, ठीक है जी, इवन एग ले लें, बिकॉज द बेस्ट प्रोटीन कम्स पैकेज्ड विद द फैट्स। ठीक है जी। दूसरा, डॉक्टर साहब ने खुद भी बताया कि जो डाइटरी फैट होती है दैट इज अ बिट बीनाइन इन द रेफरेंस, क्योंकि अभी इन्होंने खुद ही ये पहले बताया हमें कि डाइटरी फैट जो है जो हम बाहर से खाते हैं दैट इज पैकेज्ड इंटायरली डिफरेंटली। कैसे पैकेज होती है जो हम खाते हैं फैट बाहर से, दैट इज पैकेज्ड इनटू द लिटिल fat carrying taxis called the chylomicrons. These chylomicrons, they go into the lymphatics. From lymphatic, they come to the liver, and liver can very efficiently, these are the big blocks of big globules filled with fat. ये बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं और लिवर रोजाना इनको efficiently क्लियर करता रहता है। और पिछली प्रेजेंटेशन में I talked about two kinds of LDL. LDL are two, not one. Small, dense and large buoyant. ठीक है जी। लार्ज पॉइंट क्या है? लार्ज मीन्स इट्स लार्ज, इट्स बिग। पॉइंट मीन इट फ्लोट्स, इट डजंट सिंक। ये उसी तरह है जैसे इस कमरे के अंदर हम गुब्बारों में हवा भर के छोड़ दें और ये कमरे को आप एक आर्टरी ले लें, तो ये बलून्स की तरह दे फ्लो इनसाइड। और स्मॉल डेंस जो है उनका साइज स्मॉल है एंड दे आर डेंस, दे सिंक टू द बॉटम। व्हेन वी सी LDL on a lab slip, हमें ये नहीं पता, क्योंकि ये LDL कोलेस्ट्रॉल हमें टोटल दिया जा रहा है, हमें ये नहीं पता कि इस LDL कोलेस्ट्रॉल के अंदर लार्ज पॉइंट कितने हैं और स्मॉल डेंस कितने हैं। टर्न्स आउट 80% ऑफ योर टोटल LDL कंप्राइजेज ऑफ लार्ज पॉइंट। 80% लार्ज पॉइंट है। एंड लार्ज पॉइंट कोलेस्ट्रॉल डजंट गो अंडरनीथ द एंडोथेलियल सेल्स। ये एंडोथेलियल सेल्स के नीचे जाके सर्कुलेशन में नहीं जाता, प्लैक फॉर्मेशन काज कर ही नहीं सकता। अब रह गया पीछे 20%, ओनली 20% विच इज स्मॉल डेंस। इट इज स्मॉल, इट कैन गो बीनीथ द एंडोथेलियल walls and it is dense, it sinks to the float and causes the plaque formation. So we are focusing much more on a cholesterol which is only 20%. Okay? और मैंने इसका आपको एक मंत्रा बताया था कि जब हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल आती है रिपोर्ट, तो हमें ये फिर अब कैसे पता चलेगा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल 170 है इसमें से लार्ज पॉइंट कितना है और स्मॉल डेंस कितना है। सो हियर इज अ मंत्रा ओवर देयर। इफ योर ट्राइग्लिसराइड्स आर हाई, दैट लिटरली मींस दैट योर कोलेस्ट्रॉल इज लार्ज, सॉरी, स्मॉल डेंस, it is small and dense. So the formula, we compare triglyceride to HDL, because we are now compare
comparing the villain to the hero. HDL is good cholesterol, triglyceride is a bad cholesterol. So without looking at the LDL cholesterol, हम सिर्फ ट्राइग्लिसराइड और HDL रेशो कर लें. अब इसमें LDL कहीं नहीं है. If that ratio comes out to be 1.5 or less, that means that lab slip is showing you 80% large and buoyant. You don't need statin. Then, on the contrary, if that ratio is more than 2.5 or higher, that means now majority of that total LDL cholesterol is small and dense. एक बात याद रखिए, you have beautifully presented, और मैं ये चाहूंगा एक बड़ी healthy तरीके से, बड़ा healthy, और if you people allow and Dr. नरेश allows, हम एक CME करते हैं. इनके पास भी एविडेंस है, मेरे पास भी एविडेंस है. हम एक CME करते हैं जैसे दुनिया में होती है, एक फ्रेंडली मैच खेल लेते हैं. आप आधा घंटा स्टैटिन पे बात कर लें, मैं भी आधा घंटा कर लेता हूं, एंड लीव इट ऑन द ऑडियंस टू डिसाइड. उसकी वजह ये है सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. गाइडलाइंस में बिल्कुल ऐसे लिखा है जैसे आप फरमा रहे हैं. गाइडलाइंस ऐसी ही हैं, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि किसी जमाने में 130 LDL बड़ा नॉर्मल लिया जाता था. फिर उसको हमने कम करके 100 किया, 100 से 75 पे आए, अब 50 और बिलो की बातें हो रही हैं. सो गाइडलाइंस आर एवर चेंजिंग. व्हाट आई talk about normal human pathology, physiology and anatomy. Guidelines are made by the humans. Pathology, physiology and anatomy, they are made by the God. That can never be changed. ठीक है, गाइडलाइंस आर एवर चेंजिंग. और आपने PCSK, मैं थोड़ा सा एक टाइम बस उसके बाद बात करता हूं, हमने PCSK9 की बात की. PCSK9 are injectable cholesterol lowering drugs which have a potential of lowering your LDL cholesterol to 0. एक स्टडी आई, मैंने जब इन्होंने ये किया तो मैंने उसी वक्त जो है ना उसका ये लिखा, ये 28,000 पेशेंट्स पे ये स्टडी आई थी, और स्टडी का नाम था 4-year ट्रायल. 28,000, 14,000 पेशेंट्स को PCSK9 दिया गया और 14,000 पेशेंट्स को PCSK9 नहीं दिया गया. आपने सुनी होगी स्टडी. तो अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस, तो जिनको PCSK9 मिला उनकी तो मोर्टेलिटी 0 हो जानी चाहिए, और जिनको नहीं मिला उनकी हाई होनी चाहिए. बट एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपेंड. द पीपल हु आर 14,000 पीपल हु आर नॉट ऑन PCSK9s, they live longer, and mortality rate was much higher in those patients which were on PCSK9. फिर इन्होंने जुपिटर ट्रायल की बात की, 2008 में आया था, और इसने हमें बताया कि 50% डिक्रीज इसमें LDL में होता है. जुपिटर में 50% डिक्रीज थी, लेकिन आपको पता है कि मोर्टेलिटी कितनी डिक्रीज थी ओवरऑल? 0.2 to 0.3% ओनली. फिर 4S ट्रायल आया, इसका भी इन्होंने जिक्र किया. इसके अंदर 25% LDL रिडक्शन हुई, yet the mortality was high. और दूसरी बात आखिरी, और उसके बाद हाउस इज ओपन. हम जब बात करते हैं कि जिससे मोर्टेलिटी रिड्यूस हुई है, देयर आर 2 types of reductions. One is absolute risk reduction and other is relative risk. You are always propagated the relative risk reduction, not the absolute one. हमें स्टैटिन का जो लिटरेचर मिलता है उसमें बताया जाता है कि ये स्टैटिन देने से 50% कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी कम हो जाती है. वो 50% पता कैसे कम होती है? माजरत से दोस्तों के साथ, वो 50% ऐसे कम हो जाती है कि अगर मोर्टेलिटी पहले 100 में से 1 बंदा मरता था, तो अब स्टैटिन देने से 100 से 2 मरेंगे. इतना ही बेनिफिट है. नहीं, अगर 2 मरते थे तो 1 मरेगा, उसको वैसे वर्सा कर लें, तो इतना ही फायदा होता है स्टैटिन देने का ओनली. मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट स्टैटिन, आई यूज बट वेरी ओकेजनली. सो मैं ये चाहूंगा, ऑन द हेल्दी नोट, हम किसी वक्त इस पे बात करेंगे. और दूसरी बात यह है कि फिल विद फैट आपके लिवर में नहीं जाएगा तो उसको लिवर बड़ा एफिशिएंटली क्लियर कर देगा. अगर हमें LDL से खौफ है, तो हमें ये देखना पड़ेगा LDL आया कहां से है.
ठीक है जी। एलडीएल सर आता है जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं, नॉट विद द फैट्स। हाई कार्बोहाइड्रेट्स जब आपके ब्लड से लिवर के अंदर जाते हैं, उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ देम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू triglyceride by the process called de novo lipogenesis. And now when the liver becomes overwhelmed, that tries to get rid of that triglyceride in the form of very low density lipoproteins. And when they offload somewhere else, they cause all the chronic metabolic diseases, including the heart disease. So if you are afraid of LDL, you must know that comes from carbohydrates, not from the fats. सो गोश्त से चर्बी उतारने से नहीं कुछ होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट यूज करने पड़ेंगे। फिर आपने खुद ही फरमाया कि खुद आपने फरमाया कि 4 कैलोरीज मिलती हैं हमें कार्बोहाइड्रेट से, 4 कैलोरीज मिलती हैं प्रोटीन से और 8 कैलोरीज मिलती हैं फैट से, 9 कैलोरीज सॉरी। तो 4 जो हमें मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट से, दे काज मच हायर स्पाइक ऑफ इंसुलिन, उससे बहुत कम प्रोटीन्स, और फैट से बिल्कुल भी नहीं। तो जो 9 कैलोरीज हैं वो तो इंसुलिन रिस्पांस ही नहीं दे रही। जब इंसुलिन रिस्पांस नहीं आता आपकी बॉडी के अंदर, तो फिर आपकी कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है। आपको पता है इंसानी बॉडी के अंदर 2 पोर्टल सिस्टम है, 2। नॉर्मली ब्लड फ्लोज लाइक दैट। कैसे? नॉर्मल जो कार्डियक साइकिल है मियां साहब, हार्ट, अब जरा तवज्जो रखिएगा, हार्ट, एओर्टा, आर्टरी, ऑर्गन, वेन, वेना केवा, हार्ट, ये कार्डियक साइकिल। पोर्टल सिस्टम क्या है? और अनदर क्वेश्चन, व्हाई डज नॉट द पैंक्रियाटिक वेन directly drains into inferior vena cava? Why it goes to the portal vein first? ठीक है। अब पोर्टल सिस्टम क्या है? पोर्टल सिस्टम ये है, हार्ट, एओर्टा, आर्टरी, ऑर्गन 1 पैंक्रियास, वेन, ऑर्गन 2 लिवर, वेन, वेना केवा, हार्ट। पोर्टल सिस्टम सप्लाइज 2 सिस्टम्स ऑन द वे। ये सर अल्लाह मियां का बनाया हो, इसके लिए मुझे कोई गाइडलाइन नहीं चाहिए। ये आप किसी भी फिजियोलॉजी की किताब में जाके पढ़ लें, तो मुझे इस पे अच्छा 2 पोर्टल सिस्टम इसलिए बनाए कि पैंक्रियास से सिग्नल जाएगा लिवर को टू डू गुड थिंग। और वो गुड थिंग क्या है कि उसने इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देनी, फैट नहीं बढ़ने देनी। और जब लिवर बात नहीं मानता पहले ऑर्गन की, इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ इंसुलिन, देन उसको तो बात मनवानी है, एंड दैट इंसुलिन फ्लोज थ्रू ऑल द सर्कुलेशन टू द होल ऑफ द बॉडी। और आपने खुद कहा कि इंसुलिन इज अ स्टोरेज हार्मोन, ये ओबेसिटी काज करेगा। इंसुलिन इज अ प्रोलिफरेटिव हार्मोन, ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर प्रोलिफरेशन करेगा, जिससे आपकी जो नालियां तंग हो जाती हैं, जिसके आप माहिर हैं, जिसको आप बंद करते हैं, जिसको आप खोलते हैं। तो ये कहां से बंद हुई है? तो ये वहां से बंद हुई। हम बंद हुई आर्टरियों को पसंद करते हैं, ठीक है ना जी। तो दिस इज द डिफरेंस। मैं ये इसलिए लंबी तकरीर होगी कि मैं हमारे दोस्त इससे वो ना हो। तो प्रॉब्लम इज हाई कार्बोहाइड्रेट। इट इज नॉट द फैट, दिस इज नॉट द प्रोटीन। हाँ, ट्रांस फैट्स है, आई एग्री। और फिर आपके जितने भी ये जो कुकिंग ऑयल्स आपके यूज हो रहे हैं, सीड ऑयल्स हैं सारे, ये सारे खराब हैं। लेकिन नेचुरल फैट, गोश्त आपने खाना है चर्बी के साथ, अंडा आपने पूरा खाना है। ये जो हमने कार्डियोलॉजिस्ट ने माजरत कि जी जर्दी निकाल के खाएं, सिर्फ सफेदी खाएं, इट्स नाउ ऑब्सोलीट। आई एम वेरी सॉरी टू से। क्योंकि जब आप ये दोनों चीजें लेंगे तो तब आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है दैट वुड बी मोर कंफर्टेबली प्लेस्ड। लंबी होगी बात, आपका जो क्वेश्चन है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी तशरीफ लें। मियां साहब आप भी आ जाएं और हाफिज साहब भी आ जाएं, और इसके ऊपर आप जो अपनी राय देना चाहें। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी डिस्कस की है, मैंने किसी गाइडलाइन का बात नहीं की जी। ये तो सर आई वुड लव टू हैव योर ओपिनियन। ये सिर्फ मैं बड़ी उसके साथ अदब के साथ गुजारिश करूंगा। कि हमने बात की है कि ये जो है ना आपने नॉर्मल बताई है, इन्होंने बताई है गाइडलाइन बताई है।
अब गाइडलाइन नॉर्मल क्यों नहीं फॉलो करती? बड़ा अच्छा सवाल है जी। अब गाइडलाइन जो है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस आर मेड बाय द गवर्निंग बॉडीज ऑफ द हेल्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वेरी सॉरी टू से। ठीक है, सही। आप मुझे दुनिया की कोई गाइडलाइन, मेरा चैलेंज है इस हॉल में बैठे हुए लोगों से, मुझे दुनिया की कोई गाइडलाइन बता दें जो डी प्रिस्क्राइब करना बताती हो नहीं। कि जी दवाई कम कैसे होनी है। आप शुगर की गाइडलाइंस उठा लें, स्टार्ट विद मेटफॉर्मिन, add sulfonylurea, then add then add sitagliptin, then add SGLT2, insulin, बात खत्म। 5 मिलीग्राम हम दे देते हैं जी, जो उन्होंने कहा कि जो नहीं देनी चाहिए, बहुत कम मिकदार के अंदर हम स्टैटिन स्टार्ट करते हैं, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 एंड देन रेस्ट ऑफ द लाइफ। हम उस चीज को एड्रेस ही नहीं कर रहे कि जहां से एलडीएल आ रहा है, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट फ्रॉम द फैट। डाइटरी फैट से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स का वो फूड इंडस्ट्री भी लिंक्ड है उसको। फूड इंडस्ट्री क्रिएट्स द प्रॉब्लम एंड फार्मा इंडस्ट्री गिव्स यू द सॉल्यूशन। यस, ये सारा बिजनेस हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अभी इस पे भी रिसर्च आ गई है सर, पेपर आ गया है। फूड इंडस्ट्री का जो बिजनेस के अंदर फूड इंडस्ट्री को प्रॉफिट है वो है 40% और फार्मा को है 25%। ये बेचारे कम प्रॉफिट पे भी ज्यादा बदनाम हुए हैं। फूड इंडस्ट्री बहुत कमा रही है। जी सर प्लीज। अच्छा, सॉरी, मियाँ साहब के कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम सुन लेंगे और उनके ओपिनियन भी। जब मुझे मियाँ साहब ने कॉल की यहाँ के लिए कि आपने आना है हाइपरलिपिडीमिया और डायबिटीज़ के लिए, तो मैं मेरे लिए परेशानी के बायस था। मुझे पता था कि मैंने किसको फेस करना है कि नहीं। अच्छा, यकीन माने वैसे यूजुअली हमारे लेक्चर्स प्रिपेयर होते हैं क्योंकि रेगुलर स्पीकर हूँ मैं, कहीं ना कहीं जाना आना होता है, तो मुझे इसके लिए ना कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ा बार बार। जैसे मैंने कहा, कल भी मैं बैठ के पढ़ रहा था, आज आने से पहले भी मैं पढ़ रहा था, कुछ नया निकाल लूँ, क्योंकि जिनको मैं फेस करने जा रहा हूँ बड़ा मुश्किल हो जाए। एक छोटा सा किस्सा सुना था, एक बार कोर्ट में मुझे समन आया, तो वहाँ पे मुझे मेरे कज़न डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उन्होंने कहा देखो ये फिल्मी डायलॉग नहीं, जज साहब कहते रहना, तमीज़ से रहना, ऊपर खुदा नीचे जज, अंदर कर देगा तुम्हें। तो मैं चुप करके बैठा रहा, तो वकील साहब ने ना अटैकिंग पोजीशन पे, तो मैं खामोशी से खड़ा हो, तो मैंने जज साहब की तरफ देखा, मैंने कहा सर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। कहता है तुम अकबर के दरबार में खड़े हो। तो सर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। सर आपकी बातें सर आंखों पे, हम साइंस की खूबसूरती है, अदब में होता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि उसकी आंखें हिरन जैसी हैं, तो साइंस में हिरन इज इक्वल टू जानवर। तो अगर मैंने कहा उसकी आंखें जानवर जैसी हैं तो शायद मुझे जूता पड़े। साइंस की खूबसूरती है, साइंस वक्त के साथ तब्दील होती है, दलील, रीजनिंग, आप रीजनिंग को चैलेंज कर सकते हैं। ये भी हकीकत है कि आज जैसे हम सही कह रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर रिसर्च आए हम उसे गलत कहना शुरू, ये हकीकत। साइंस की खूबसूरती यह है कि ये साइंस सुनने का अमल है, वो अगले की बात सुनती है, कंट्राडिक्ट करती है। मैं एलोपैथी का स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को कंसल्टेंट, चलें साइड पे कीजिए, साथ में पीएचडी चल रही है, वो पीएचडी ऑलमोस्ट मेरा थीसिस कंप्लीट हो गया, इस साल इंशाल्लाह हो जाएगी। मुझे याद है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में ऑरलैंडो में थे, हमारी एक गाइडलाइंस आई काफ़ी अरसे के बाद, जेएनसी। मैं उन 4-5 लोगों में से था जिसने खड़े होकर एतराज़ किया कि हम इस गाइडलाइन को नहीं मानते, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट कर रही है जो बेसिक्स हैं उसके साथ। मान लिया सर आपकी बेसिक्स बातें सही हैं, आपने एक एलडीएल साइज की बात की, हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई भी लैब एलडीएल साइज नहीं दे, ये भी हकीकत है। हम बात करते हैं क्या वजह है, लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 170 एलडीएल था, 190 था, आपने 100 से कम किया, फिर आप कह रहे हैं 70 से कम करें। सर हम साइज को नहीं, हम ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को, सिर्फ मैं बात कंप्लीट कर लूँ सर आपकी तरफ, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। आपका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल अगर 100 से बिलो भी है और नॉर्मल हो गया है किसी वजह से, ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल वो जमेगा सर। हम कार्डियोलॉजिस्ट या बाकी साइज पे नहीं, हम ऑक्सीडाइज्ड और नॉन ऑक्सीडाइज्ड की बातें करते हैं।
यही वजह थी कि कुछ लोगों ने कहा जी एंटीऑक्सीडेंट्स दें, तो उसका जब रिसर्च हुई वो नहीं, प्रूफ नहीं। हम अभी तक जितनी भी बातें कर रहे हैं, मैंने ये कहा था पहले भी, लीव टू द ऑडियंस, जैसे सर ने कहा, हम ये सीएमई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जीतना मकसद नहीं है, सीखना मकसद है। अगर मैं कुछ सीख सकूं और मैं अपनी प्रैक्टिस में चेंज ला सकूं तो मेरे लिए और क्या फायदा हो, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट्स को फायदा होना। बात हो रही थी ये, दूसरी बात हुई सर ट्रायल्स की। हमारी गाइडलाइन जितनी भी हैं सर, नॉर्मल के लिए जितनी गाइडलाइंस बनती हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए होती हैं, उस पर भी काम हो रहा है। प्राइमरी प्रिवेंशन की गाइडलाइंस बिल्कुल हैं, इसमें मैंने कुछ स्लाइड्स दिखाई थी, वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए। चूंकि मेरा ताल्लुक थेराप्यूटिक्स से है, मेरे पास पेशेंट ही वो आ रहे हैं जो एबनॉर्मल हैं। मेरे पास चल के तो कोई आता नहीं, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको 2500 रुपए फीस देने आ गया हूँ। तो मेरा ताल्लुक थेराप्यूटिक्स से, हमारे वो पेशेंट जो हाइपरलिपिडीमिया के हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक के हैं, डायबिटिक हैं, जिनमें रिस्क है, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, इसलिए ये रिसर्च ज्यादातर उनमें होती है। हाँ, ये जरूर है कि हम ये ब्लेम कर सकते हैं, हम ये देखेंगे फार्मास्यूटिकल स्पॉन्सर्ड थी या नहीं, लेकिन अनटिल अनलेस सर इल्जाम इल्जाम ही है, जब तक साबित हो। या दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी गाइडलाइन बनाएं, अब जब तक नहीं है हमें फॉलो तो करना पड़ेगा। ये कट्स जोड़ कह लें आप, और इसमें आप ये समझ लें कि जितनी भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस जितनी भी बन रही हैं, इसमें एडीए को ले लें, एएचए को ले लें, आप इसको ये जो आपकी जो है एनसीईपी गाइडलाइंस ले लें, व्हाटएवर जो जितनी भी गाइडलाइंस हैं दे आर फार्मास्यूटिकली फंडेड, और ये गाइडलाइंस बनती भी उनके ताउन से। तो ये मेरा इल्जाम नहीं है, ये मैं पहले बात क्लियर कर दूं मेरे दोस्त फार्मा के। एक बात पे हम मुत्तफिक हैं कि इल्जाम है, नहीं, एक बात पे हम मुत्तफिक हैं, ये इल्जाम है, साबित होने दें। सैंपल दे चुका हूं, ये इल्जाम नहीं है, कहता है इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाने की जरूरत है। सर इंशाल्लाह इस पे इल्जाम नहीं। सर एक क्वेश्चन सर, ये सर अभी आपने फरमाया कि एलडीएल जो है ना जी, एलडीएल उसमें 80% इज नॉट बैड, 20% जो लो डेंसिटी जो है ना एलडीएल, दैट इज एथेरोजेनिक, दैट कॉजेज एथेरोस्क्लेरोसिस। एलडीएल के अंदर मैं बता रहा हूं, एलडीएल हमें लैब स्लिप पे आता है ना, हाँ जी, 80% इनर्ट है, इनर्ट, ठीक है, आप बैड बट दैट इज जस्ट देयर, ठीक है। सब ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल की बात की ना सर, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इज जस्ट लाइक एन इंजर्ड फायर फाइटर जो कि वहां गया, वहां उस पे लड़ा, आग बुझाने की कोशिश की और उसके दौरान वो इंजर्ड हो गया। बॉडी डेफिनेटली गेट्स रिड और ऑक्सीडाइज्ड है, लेकिन इससे बॉडी ट्राइज टू गेट, लेकिन ये वो अच्छा, अब किसी मुकाम पे अगर आग लगी है सपोज, और वहां पे आपको एक फायर फाइटर नजर आता है येलो टोपी पहने हुए, ठीक है, ये कैसे फैसला होगा कि ये बंदा यहाँ आग बुझाने आया या इसने आग लगाई है? ये जितने भी हमारे कोलेस्ट्रॉल हमें जो आपके जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के अंदर हमें डिपॉजिट्स मिलते हैं कोलेस्ट्रॉल के, दैट वाज द कोलेस्ट्रॉल व्हिच केम टू द क्राइम सीन टू रेस्क्यू योर बॉडी। ये आपको बचाने के लिए वहां आया था, और वहां लड़ते लड़ते ये जख्मी हो गया, एंड दैट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। ये लड़ा है आपके लिए, ये बुरा नहीं था, ठीक है। दिस इज ऑल, आप किसी बायोकेमिस्ट्री उसकी भी किताब, तो इसलिए डेफिनेटली ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इज बैड, लेकिन एलडीएल एज ए होल बैड नहीं है। इसने आपके तमाम सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करना है, इसने आपके अच्छा, अभी लेटेस्ट रिसर्च चाहिए कोविड के बाद, वो लोग जिनका बहुत टाइटली कंट्रोल्ड एलडीएल था उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा थी बनिस्बत उन लोगों के जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा था। अब ये स्टडी मौजूद, आप कहेंगे मैं उसको आपको लिंक दे देता हूं। सो दिस इज योर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। आपको पैथो जो आपके जो है आपको डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको इसके अंदर आपकी मेल फर्टिलिटी के लिए ये जरूरी है। फिर इसके अलावा 20 काम कोलेस्ट्रॉल के और हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दूसरा, आई टोटली एग्री, वो जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। चूंकि हम फैमिली फिजिशियन के लेवल पे बात कर रहे हैं, आप मुझे अपने ईमान से बताइए, और डॉक्टर साहब मैं आपसे भी बड़े मतलब
क्या हमने कभी जब कोलेस्ट्रॉल देखा है, आज तक हमने ट्राइग्लिसराइड एचडीएल रेशो को कभी भी कोशिश की है ना आपने? नहीं अगर मुझसे मेरी प्रैक्टिस का पूछ रहे हैं, वैसे ही आप अपना भी बता दें और या वैसे आपके स्टूडेंट्स का भी बता दें, आपके जो है। नहीं किए कभी किसी ने एचडीएल को ट्राइग्लिसराइड से सर, कंपेयर किया? मेरा जवाब तो मुझे जी मेरा जवाब तो मुझे जी जी ट्रूली स्पीकिंग, बीइंग एज अ टीचर, हमारे यूनिट में या जिनसे मैं स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ पे हम टीचिंग गाइडलाइंस को और इनको गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो करते हैं और हम करते हैं कंपेयर जहाँ पे भी होती है। मैंने पहले कहा कि एक पहली प्रोविजन ये है कि यहाँ कंट्राडिक्शन आ रही है एलडीएल पे, पहली बात यहाँ से स्टार्ट हो गई। एट द एंड टेक होम मैसेज क्या है? जैसे सर ने कहा, लेट द यू पीपल डिसाइड एंड लेट इट बी कंफर्म्ड। माय वर्डिक्ट इज नॉट माय वर्डिक्ट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एलोपैथी, और मैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हाइपरलिपिडीमिया की ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुआ था और ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका गया और बाकी मुल्कों में भी करता रहा, इसीलिए मैं इस पे लेक्चर्स भी करता रहा, इस पे रिसर्च भी चलती रहती है। वी स्टिल कंसीडर, जब तक कोई नया रिसर्च या कोई वो नहीं, एलडीएल इज अ बैड। हम तो इसके बाद तो अगले स्टेप पे बाद में जाएंगे, एलडीएल इज द बैड। सर ये जो एलडीएल की जब बैड मन बात आप कर रहे हैं ना, एलडीएल को खराब करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। मान ये लिया, इसमें मान रिसर्च लिया की सर, क्या जरूरत है? मान लिया, फिर इसमें भी सर रिसर्च की एलडीएल क्या को ना जरूरत बढ़ने है? दें इसमें ना। साइंस की क्या जरूरत है? ये तो ऐसे लोगों को पीछे लगाया हुआ है। ये इतना करें आप इसको इस पे एम्फसाइज करें कि कार्बोहाइड्रेट्स को आउट करें, उसको वापस वो 20 सर डायबिटोलॉजिस्ट कर रहे हैं, हाँ वो हाँ डायबिटोलॉजिस्ट कर रहे हाँ हैं सर। चलो जी सर। मैं फिर गुजारिश करूंगा, इसको आप उसको इस तरह से नहीं लीजिएगा। मैंने आज पता नहीं कितनी चीजें मेरे साथ से सीखी हैं और जिस तरह से वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो ये किसी उसके लिए नहीं था। दैट वाज ऑल हेल्दी एंड आर्गुमेंट, और इसमें प्लीज इसको पॉजिटिव लेना। सबसे पहले सर आपको सर जैसे स्टैटिन्स हम आजकल दे रहे हैं और ये हम लोग पिछले 30-40 साल से ही दे रहे हैं, इससे पहले स्टैटिन्स अवेलेबल भी नहीं थे और ये नए नए साल्ट्स आ गए पिछले 10 सालों में या 15 सालों में। आज से 50 साल पहले या 100 इयर्स बैक कोई स्टैटिन नहीं था अवेलेबल, फिर भी लोग सरवाइव कर रहे थे और लोग चल रहे थे। उस वक्त लोग हर्ब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते थे। क्या अब भी एक पेशेंट है, अगर हम उसको अर्ब पे डालते हैं बनस्पत स्टैटिन के, क्या उसको कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक चीज श्योर है कि उसकी पॉकेट को जरूर फायदा होगा स्टैटिन और हर्ब के कंपैरिजन के अंदर। क्योंकि अगर स्टैटिन वो 1 महीने के अंदर अगर वो 10,000 रुपए की या 5,000 की या 3,000 रुपए की लेता है, तो वो अगर जो अर्ब लेने हैं उसने 1 महीने के अंदर हार्डली उसको 200 से ज्यादा या 100 से ज्यादा निकले। मैं इस पे आपके कमेंट्स। बात हर्ब्स की हो रही है सर, अगर डिफाइन करते हैं विच हर्ब। मैंने एक स्लाइड दिखाई थी इजिप्शियन, जो अभी रिसेंट ट्रायल हुआ था। वी आर नॉट अगेंस्ट हर, हम ये कहते हैं जो चीज प्रूव ही नहीं हुई हम उसके अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं, ना उसकी फेवर। बात आ रही है लेसन की, एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में या पाकिस्तानी में, यहाँ पे इवन लेसन की गोलियां भी आती हैं, वो भी कहते हैं। लोग हमसे पूछे लेसन खाएं, मैं कहा बिल्कुल खाएं, आप खुराक में भी खाते हैं, खाएं। हमें नहीं पता कि इसका इफेक्ट क्या है। ट्रूली स्पीकिंग, अदरक है, कल परसों मैं किसी के घर गया, उनके घुटने में चोट लगी थी, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं हल्दी मिला के पी लूं। मैंने कहा बिल्कुल पिए, ये कुछ लिखा भी हुआ है कहीं, मैंने पढ़ा भी है, ये एनाल्जेसिक्स है, आपको नुकसान नहीं देगा, हम खाने में भी डालते हैं। तो सवाल ये है कि एक स्लाइड हुई थी जिसमें इनको कंपेयर किया गया स्टैटिन के साथ। फिर से वी आर नॉट अगेंस्ट हर्ब्स, हर्ब्स शुड बी टेकन, जरूर लें। हाँ, अगर इसको आप रिकमेंडेशन के तौर पे कहेंगे तो मैं शायद अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे ना लिख सकता। हम वर्बली कह सकते हैं आपको लेनी चाहिए, आप लें, बिल्कुल लें। सर सवाल यह है कि 50-60 साल पहले हमने ये बात की थी, स्टैटिन नहीं थी तो स्टंट भी नहीं थे। अब अगर मैं ये कहूं कि तब स्टंट नहीं थे तो अब क्यों डाल रहे हैं? सर उस वक्त हमारी और आपके आबा अजदाद कसरत करते थे, चलते फिरते थे, हम आप गाड़ी से उतरते नहीं। मैंने एक बात की कि क्या वजह है कि यंग एज ग्रुप में अब एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा आने लग गई। सर एक्सरसाइज, प्रोसेस फूड और ये सब कुछ, यही सर
हमारे आबा-ओ-अजदाद यही घी खा रहे थे, देसी घी खा रहे थे, यही मक्खन खा रहे थे। ये बात लास्ट टाइम भी हमारी एक टॉक हुई थी, उसमें ताहिर साहब ने भी ये कहा था कि जी आप मेरी बात को कन्फेस कर रहे हैं। मैंने कहा जी, अगर आप कसरत करते हैं तो आप एक्सरसाइज करें, आप अपना फूड जलाएं, एनर्जी जितनी लिपिड ले रहे हैं जलाएं, कार्बोहाइड्रेट जलाएं, आप खाएं पिएं। सवाल इनटेक और आउटपुट की है। आप इनटेक क्या कर रहे हैं और उसका आपको नताइज क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सर आप और मैं शायद मरने के लिए अब शायद तैयार हो जाए, क्योंकि एज एक 55-60 तक हम कहते हैं। क्या आप और मैं तैयार हैं हम अपने आने वाले बच्चों को मरते हुए देखें? 18 साल का बच्चा सर, एक कर्नल का बेटा है, रिटायर्ड कर्नल का। 18 साल का बच्चा है, मैंने उसकी एनजीओ की है, उसको कैबेज एडवाइस किया है। कर्नल साहब हर दूसरे हफ्ते मेरे पास पहुंचे होते हैं, डॉक्टर साहब कुछ करें, बाईपास से बच्चा। बात दुरुस्त है ताहिर साहब की, प्रोसेस फूड बच्चे ने यही मैकडोनल्ड, यही बर्गर, डेली खा खा के बैठ के वो हैवी हो गया। अब उसकी ट्रिपल वेसल डिजीज है, प्लास्टिक हो नहीं सकती। क्या हम तैयार हैं ये सब कुछ करने के लिए, बचाने के लिए? वी हैव टू डू इट समथिंग। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी नस्लों को बचाने के लिए, वरना हमारी नस्लें मरेंगी। सर ये है कि स्टैटिन जो है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज, और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, मेरा ख्याल कि अगर स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स देखे जाएं तो लगता है कि या तो बंदा वैसे ही वो मर जाए, बेहतर इससे कि ये ले। क्योंकि देखिए जी, एक तो कंप्रोमाइजिंग, फिर दूसरा ये है कि कोई भी दूसरी मेडिसिन लेने से पहले इसको सोचना पड़ेगा कि क्या इसका उसके साथ इंटरेक्शन तो नहीं है, क्योंकि हर दवाई ने लिवर में भी जाना है और वहां पर भी जाना है। नंबर 3 बात ये है कि जी जितने भी आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, हम उनमें भी नहीं दे सकते। हम जितने यानी कैंसर के पेशेंट हैं उनमें भी नहीं दे सकते। आप जितने भी मैक्रोलाइट्स हैं उसके साथ भी नहीं दे सकते। सेफलोस्पोरिन के साथ भी नहीं दे सकते। यानी ये तो एक अगर आप देखें इसकी तरफ, तो फिर आपको पता चलता है कि जी इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि आप हेयरलेस हो जाएं तो फिर बेनिफिट है। क्या आप जो है आपकी सारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो सारी डिस्टर्ब हो जाए, क्या उस पर भी आप बात कर सकते हैं? डिमेंशिया, देखिए एक बात ये है कि जी आप बिल्कुल दें आप ये, लेकिन अगर वो उस बच्चे को डिमेंशिया ही हो जाए तो उसकी लाइफ का क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? यानी अब ये सारी चीजें जो है, इस सब चीजों को सोचना पड़ेगा कि क्या स्टैटिन इज बेटर चॉइस और द लाइफ पैटर्न चेंज इज बेटर चॉइस। डेफिनेटली कि लाइफ चेंजेस आर मच बेटर, लेकिन जो आगे आने वाली चीज है हमें प्रोफिलेक्टिकली जाना पड़ेगा। प्रोफिलेक्टिकली हमें काम करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें? अच्छा, शुड आई आंसर? मैं इसका आंसर कर लूं? अच्छा, पहली बात सर, आर्थराइटिस और कैंसर की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि ये नहीं दे सकते, हमें देनी चाहिए। नहीं है। सॉरी सर, सॉरी सर, अगर शेयर करेंगे तो मेरे लिए भी फायदा होगा। ऐसी ऐसी कोई भी नहीं है। अच्छा, दूसरा बात ये है, नॉट ओनली विद स्टैटिन, कोई भी मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं उसके इंटरेक्शंस का पता होना चाहिए। अब आते हैं डिमेंशिया और सेक्सुअल। मैंने मास स्टडी शो की जिसपे इवन 29 पे भी 30 पे भी जब एलडीएल पहुंचा था, डिमेंशिया का कोई इफेक्ट नहीं है। ये भी एक मिथ थी, इसीलिए मैंने एक स्लाइड की थी। हमारे यहाँ हर 5वां मरीज जो स्टैटिन ले रहा था वो माइल्जिया और इस बीमारी के साथ आ रहा सर आ रहा हूँ उस पे, उसी पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि सेक्सुअल डिसफंक्शन हार्मोन की एक मैंने स्लाइड ऐड की थी कि इवन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे भी अगर एलडीएल लेवल पहुंचे तो हार्मोनल लेवल पे कोई नहीं, ये तो हार्मोनल लेवल करवाया गया। ये एक मिथ थी। हाँ, आप माइल्जिया की बात कर सकते हैं। ये मैं इसलिए मान सकता हूं कि माइल्जिया सिम्टम है, स्टैटिन इंड्यूस्ड माइल्जिया होता है। वहां पे मैंने ये बात की थी कि मैक्सिमम टॉलरेटेबल डोज, इसलिए फिर वहां पे हम स्टैटिन के साथ मिक्स करते हैं एजिटामाइड। इन दैट केस आप डोज कम भी कर सकते हैं स्टैटिन को, इवन ब्रांड चेंज भी कर सकते हैं। अगर किसी का सीपीके मोर देन 5 टाइम रेज्ड है तो आप बंद भी कर सकते हैं। बट ये कह देना कि बिल्कुल स्टैटिन का कोई रोल नहीं है, ऐसी कोई बात, ये सिर्फ मैथ है सर। थोड़ा सा मैं इसका ऐड कर दूं कि जो सर ने कहा, पहली बात तो भाभा साहब का जवाब दे दूं कि इसका ये कतन मकसद आज के ये गुफ्तगू का नहीं है कि स्टैटिन अब ये जहर कातिल है और इसको किसी को नहीं देना। मसलन दुनिया में मसलन ये घड़ी है, ये आपके सामने लगी हुई है, सपोज ये खराब हो गई और 4:25 पे रुक जाती है। अब ये खराब घड़ी है ना, लेकिन 24 घंटे में 2 दफा ये भी सही टाइम देगी, सुबह 4:25 पे और शाम 4:25 के ऊपर, ये सही होगी। गलत होने के बावजूद, खराब होने के बावजूद 2 टाइम। इसलिए स्टैटिन्स का जो रोल है
वो बिल्कुल अपनी जगह पे है। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आज जाते ही सारे स्टैटिन अपनी मेरे कहने पे बंद कर दे या स्टैटिन जो है वो देनी लिखनी बंद कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रोल यकीनन थोड़ा सा लिमिटेड जरूर है, लेकिन हाँ जी उसकी वजह ये मैंने पिछले दफा भी बताया था सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिपिटॉर जो है ना आज तक वो दुनिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग मेडिसिन है। और ये लिपिटॉर जब आई थी, लोवास्टैटिन तो आई है ना उसके बाद 1987 में, मैं बताया लिपिटॉर उसके बाद आई थी। आज ये दुनिया की सबसे वो जो है ना वो अर्निंग मेडिसिन है, कमाऊ फूड। अब आके जब ये सारा कुछ हो गया तो अब आके जनाब वो गाइडलाइंस जो है वो उसी हिसाब से उसके अंदर मैनिपुलेशन शुरू हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे तो वो तो वही होना है जो अच्छा, मेरा ख्याल है कि नहीं ऐसा करना। सर इसीलिए मैंने कहा था जान की अमान पाऊं तो 50 करोड़। सर, बात है, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब काफी डिस्कशन होगी। बेसिकली देखना ये चाहिए कि मेडिसिन जो है और जो हमने हमारे कुलीग्स जिन्होंने 20, 25, 30 साल पहले ग्रेजुएशन की थी, तो हमने जो कुछ पढ़ा था अब 180 डिग्री चेंज हो गया। ठीक है जी। तो ये मतलब एवर चेंजिंग। मुझे याद है एक दफा टेगामेट एक दवाई आई थी, तो ख्वाजा सादक साहब थे, चेयर कर रहे थे उस सेशन को। उस वक्त स्वाय इससे पहले एंटासिड के अलावा कोई एपीडी के लिए कोई दवाई नहीं थी। तो टेगामेट पहली दफा जो आई, उन्होंने कहा जी ये एक रेवोल्यूशनरी ड्रग है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि याद रखें आज ये आपको नंबर 1 ड्रग, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको पता चलेगा जी इसके ये साइड इफेक्ट ये था फलान था, तो ऑब्सोलीट हो जाएगी। और यही हुआ, बेशुमार दवाइयों के साथ ऐसे ही हुआ। तो मैं सोच रहा था कि कुरान मजीद में जो है ना कि हर दर्द की दुआ मौजूद है, तो ये बात गलत नहीं हो सकती। अभी हमारी रिसर्च उस लेवल तक नहीं पहुंची कि हम हर दर्द की दुआ निकाल सकें। और जब 20-25 सालों में या 50 सालों में जो हमने अपनी एज में देखा कि इतनी एवोल्यूशन हुई। अब एक चीज और आपको नोट करें कि एक पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है ना, उसको पेन एपिगैस्ट्रियम है ना, तो उसका पहला जो है ना वो जाएगा इंफीरियर वॉल इन्फेक्शन की तरफ। ठीक है ना, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की तरफ जाएगा तो वो एपीडी उसको लेगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये हर स्पेशलिटी का। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने जो कहा ना, वो उनके पास जा रहे हैं स्टंट वाले या जो पोस्ट एमआई ये सारे केस, उसमें उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं जनरल पेशेंट। ठीक है जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है। और दूसरी चीज है, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी इन्फ्लुएंस जरूर होता है। उसकी मैं एक आपको मिसाल दूंगा कि इसमें नरेश साहब उन्होंने कहा जी कि ये जो नॉर्मल रीडिंग्स को लोअर करना होता है ना, ये इसमें भी काफी गिमिक है कि अगर नया मालिक्यूल बनाने पे कई करोड़ों डॉलर खर्च आता है, तो वो क्या करते हैं या एक इंडिकेशन बढ़वा देते हैं या नॉर्मल लेवल को थोड़ा सा कम करके अच्छा, तो ये सारी चीजें भी चलती रहती हैं। लेकिन हमने देखें, हम अभी भी गाइडलाइन से एक हम लेते तो है ना, उन्होंने कहा कि मैं जीएनसी 7 के खिलाफ बात की थी। तो देखिए एक गाइडलाइंस को आपने ये नहीं है कि ये सहीफा हो गया अब इसको हमने 100% मानना है। ठीक है, जहाँ पे आप लेकिन आजकल दौर है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। तो जब तक एविडेंस होगी तो फिर आपकी बात मानी जाएगी, अगर एविडेंस नहीं है तो नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज का फायदा ये हुआ नरेश साहब कि पहले क्या होता था जब हम सीएमई नहीं कराते थे, इधर सुम्मुम बुकमन और 1 वे ट्रैफिक। ठीक है जी। अब ये है एक अपना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर हॉस्पिटल में करती हैं प्रैक्टिस, वो आई तो उन्होंने कहा मैंने तो फैमिली फिजिशियन को पढ़ाना है ना, तो वो कह रही थी कि मैं बगैर पढ़े ही आ गई। तो कहती जब मुझे क्वेश्चन फेस करने पड़े ना, तो मुझे कहती डॉक्टर साहब आइंदा जब मुझे बुलाना हो मुझे 1 हफ्ता पहले बताना। सर यही वजह थी कि जब आपकी कॉल आई मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो दैट वाज द ब्यूटीफुल एंडिंग ऑफ दिस जी। और रियली नरेश साहब देखिए, इन्होंने जब इन्हें कहा
इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि आप मैं मतलब है कि वहाँ पे स्टंटिंग वगैरह बाकी करता हूँ, आप लोग अगर 4-5 का बैच बना के आना चाहें, देखना चाहें, सीखना चाहें। ईसीजी इन्होंने कहा इतनी खूब, बल्कि इनसे हम एक सेशन रखेंगे। इन्होंने कहा कि एक अनपढ़ जो रेडी लगाता है वो एक दफा मुझसे ईसीजी पढ़ ले, वो पहचान जाएगा कि ईसीजी क्या है। ठीक है ना? अच्छा, ये क्रेडिट नहीं जाता। अच्छा, ये जितना कोर्स हुआ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने कंसल्टेंट थे, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। आप लोग आते ऑनलाइन, उनका भी बहुत शुक्रिया। और ये गेट्स फार्मा की तरफ से ये सारा स्पॉन्सर्ड था 6 महीने का। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उन कंपनीज को जो कि अपनी सीएमई को प्रमोट करती हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। देखें, ये डायबिटीज की आपने दवाइयां प्रेस्क्राइब करनी है, तो एक कंपनी जो आपका साथ ही नहीं देती, आप उसका क्यों लिखें? गैस के लिए, हाँ जी, बहुत और बहरहाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। और अच्छा, अब मैं एक दो चीजें बतानी थी कि हम नेक्स्ट, एक तो वोंका के साथ डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकेट्री का ना एक उनका कोर्स है, और उन्होंने कहा कि 2 दिन की हम ट्रेनिंग देंगे। 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप उनकी, उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि आप बड़ा इजीली ये कर सकेंगे कि ये कौन सा पेशेंट है जो हमने अपने पास रखना है, कैसे ट्रीट करना है, कौन सा है जो रेफर करना है। तो ये ट्रेनिंग, वो इजिप्ट के एक डॉक्टर साहब हैं, वो उन्होंने आज उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आके 2 दिन की ट्रेनिंग आप बैच बना लें। तो तो एक तो वो हो जाएगा। दूसरा ये है कि बाकी स्किन का भी, साइकेट्री का भी, ये हम सोच रहे हैं कि कोर्सेज को अगर हम लेके चलते हैं ना, अब आपने डायबिटीज का 6 महीने पढ़ा तो आपको डेफिनेटली आपको काफी फायदा हुआ होगा। तो इसी तरह हम दूसरी डिजीजेस जो है, चूंकि आपने फैमिली फिजिशियन ने तो हेड टू टो सब कुछ देखना है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन कोर्सेज की शक्ल में गेट्स के साथ मजीद हम इंशाल्लाह करेंगे। और बाकी जो हमारी फ्रेंडली कंपनीज है जो सीएमई को प्रमोट करती हैं, उनके साथ हम करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम फैमिली फिजिशियन को इतना इक्विप कर देंगे कि वो, और एक फैमिली मेडिसिन की बड़ी खूबसूरत जो चीज है वो ये है कि व्हेन टू रेफर, हमने पेशेंट को खराब नहीं करना। ठीक है जी, वो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ तक हमने करना है, कहाँ तक हमने रेफर करना है। और यही चीज हम चाह रहे हैं कि जो जो क्वैक्स में और जो फैमिली फिजिशियन में जो फर्क है, वो ये है कि वो पूरी अच्छी तरह लेटेस्ट नॉलेज के, और आजकल जैसे आपने देखा, आपका पेशेंट पढ़ के आता है, वो नेट से लेटेस्ट चीजें पढ़ के आता है, और अगर आपको नहीं पता होंगी तो फिर आपका इंप्रेशन खराब होगा, आपकी प्रैक्टिस भी खराब होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ और तमाम लोगों का शुक्रिया के बाद इसको इख्तिताम करते हैं। और बहुत शुक्रिया गेट्स फार्मा, थैंक यू सो मच। ये सब बहुत शुक्रिया। हाँ, एक साथ ग्रुप फोटो हो जाए इधर। ये बड़े एक्टिव हैं पीएमए में भी, पूरी डॉक्टर पॉलिटिक्स में, और अभी भी माशाल्लाह ये पीएमए के नाम में काम कर। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और थी कि इस सैटरडे को हम जा रहे हैं रात को दिहाड़ी, वहाँ पे टेस्ट का आना संडे को। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो आपकी थोड़ी एक्सप्रेशन भी हो जाएगी और वहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम भी है। एक दिन तो वही पीएचसी से चलेंगे, 4 घंटे का सफर है, 5 बजे पहुँच जाएंगे, तो फिर वहाँ पे रेस्ट करके फिर 9 बजे शाम को। Yes,
Thank you. Sir. कुर्बान यार चलो ठीक है कोई बात नहीं करते कुछ नहीं ये हमारे लड़कों को भी आखिरी तक कह रहे थे हमारी फोटोज खींच दो कोई बात नहीं आप बस बंद करो आप